अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। उम्मीद यही है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है आयशा यूसुफ और प्रोग्राम का नाम है सुबह से आगे। आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरी तरफ से भी खुशामदीद ले ही लें। इमरान हसन मेरा नाम है और उम्मीद के साथ कि आपका दिन अच्छे से शुरू हुआ है। आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर द डे। आज क्या है? आज वेडनेसडेज है ना? वेडनेसडेज है, सो इट ब्रिजेस एक्चुअली द वीकडेज एंड द वीकेंड। सो थोड़ा हौसला आना शुरू हो जाता है, थोड़ा ऐसे हम मूव करना शुरू हो जाते हैं ना, उतराई शुरू हो जाती है टुवर्ड्स द वीकेंड। अगर तो दिन अच्छे से प्लान किया हुआ है तो शायद अच्छा गुजर जाए, लेकिन अगर प्लान नहीं किया, कुछ लोग रैंडमनेस पे ज्यादा यकीन रखते हैं। यू नो, रैंडमली सुबह उठना और देखना 5-6 काम कर लेंगे, बट देयर आर सर्टेन पीपल। डू यू प्लान योर डे समहाउ? कभी कभी मैंने जिंदगी में वैसे जब भी प्लान किया ना तो उसके मुताबिक गुजरा नहीं है। अच्छा, ये कुछ लोगों को लगता है कि जब भी हम प्लान करते हैं चीजें वैसी नहीं होती। कुछ लोगों को लगता है कि हम बगैर प्लानिंग के चल नहीं सकते। आपका मोबाइल फोन बड़ा अच्छा सोर्स है, आपको पता है आपकी प्लानिंग का। एक तो आपका नोट पैड, उसमें यू कैन राइट डाउन टू डू लिस्ट नंबर 1। नंबर 2 ये कि उसमें अलार्म की फैसिलिटी मौजूद है। बहुत सारे ऐसे काम जो आप भूल जाते हैं ना, अगर आप अलार्म लगा लें तो आपको सर्टेन टाइम पे याद आ जाता है। मुझे ये बताएं, ऐसा क्या है जो अब हमारे मोबाइल फोन्स में नहीं है? कैमरा है, लेकिन पता है हम इस्तेमाल उसका वैसे नहीं करते ना। हमारे लिए बस वो या तो एक शो पीस है, हमें 4-5 लाख का फोन, या फिर उसको ज्यादा से ज्यादा कैमरे के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके और भी बहुत सारे फवायद है। कहने का ये मकसद है, इसको कीजिए। खैर, ये तो वैसे ही बात आ गई, बात में से बात आ गई। मोबाइल फोन कवर्स का आज सुबह सुबह तस्करा हो रहा था और हम सब एक दूसरे के मोबाइल फोन कवर से मैच कर रहे थे। बाय द वे, आपके मोबाइल फोन पे कवर है? अच्छा, मैं बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करती क्योंकि ट्रांसपेरेंट कवर में, बट आई ऑलवेज लाइक कलर्ड कवर्स, यू नो। दिस इज, हां, अब वो थोड़ा मुझे मेरी पसंद का मिल नहीं रहा तो ये है, बट देयर आर सर्टेन पीपल जो डिफरेंट टाइप ऑफ कवर्स लाइक। एग्जैक्टली, वो दिखा भी रहे हैं कि किस तरह के कवर्स जो है ना लोगों को रखने का शौक होता है। डिफरेंट डिजाइन होते हैं, कुछ खाने पीने की चीजें उन्होंने बनाई हुई होती हैं। और जस्ट लुक एट दैट, ये बिल्कुल एक ना बिजी मोबाइल छुरे की तरह उन्होंने बनाया। ये वाला देखें, ये कैसा है? ये अच्छा है। ये वीडियो कॉल बैक साइड से हो रही है, मुझे लगता है। ये रात के वक्त अगर लाइट चली जाए ना और ये सामने हो तो बंदा डर भी सकता है। इस तरह का था ये कवर। मुझे पता है कभी-कभी क्या लगता है कि जो मोबाइल फोन कवर्स है ना, ये एक्चुअली कुछ लोगों की पर्सनैलिटी को भी डिस्क्राइब करते हैं। यू नो, अगर आपने बहुत ज्यादा कुछ फ्लावरी किस्म का वो कवर रखा हुआ है, अब जैसे इसके पीछे फ्राइड एग, अगर हाफ फ्राइड एग बना हुआ है तो मे बी इनको शेफ या कुकिंग का बड़ा शौक हो, ये शेफ हो, ऐसे हो सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग बहुत यू नो डार्क किस्म के शेड्स इस्तेमाल करते हैं। आई पर्सनली लाइक फ्लैट प्लेन कलर्स। उनकी पर्सनालिटी डार्क होती है, मे बी, यू नेवर नो। लेकिन कुछ ना कुछ असर तो होता है, जारी बात है, नजर आता है। चलें जी, ये जरा खूबसूरत से हमारे सामने आए तो हमने सोचा आपके साथ शेयर करें। आई एम श्योर अगर आपको भी शौक है इस तरह के कवर्स का तो हमारे साथ शेयर करें, हम स्टोरी करें। और इसमें एक तबके का जिक्र भी जरूरी है कि वो 3 लाख रुपए का फोन लेते हैं और कवर 500 रुपए का ढूंढ रहे होते हैं सस्ते वाला। वो उससे फोन की बचत हो जाती है, लेकिन फोन की जो लुक है ना वो फारिग हो जाती है। तो ये नहीं होना चाहिए। कम से कम फोन अगर इतना महंगा आपने लिया, कहीं ना कहीं नजर तो आए कि ये इस तरह का टॉपिक है जिसके ऊपर ना हम पूरा एक सेगमेंट कर सकते हैं, डिबेट की जा सकती है। बहरहाल जी, हम आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ के आपको बताते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा और कदीम तरीन आइसबर्ग A23A जो 1 खरब टन से भी ज्यादा वजनी है, 30 साल से समुद्री फर्श पर फंसे रहने के बाद आखिरकार आजाद हो गया। 1 खरब टन, अच्छा जी, वाह। ये ग्रेटर लंदन के साइज से भी दुगना है, बड़ा है आइसबर्ग है। 1946 में अंटार्कटिका के फैल्कन्स आइस शेल्फ से टूटकर अलग हुआ था और फिर काफी अरसे तक इस जगह पर टिक गया था। इधर ही ये क्या कहना चाहिए, फ्रोजन रहा ये। और मुख्तलिफ इलाकों में जो सर्दी की शिद्दत है उसके हवाले से भी अब हमने बात करनी है, लेकिन आपको बता रहे हैं कि इसको आज़ादी मिल गई है। और वैसे कल ही मैंने एक नई डॉक्यूमेंट्री तो नहीं, मूवी ही एक्चुअली सीजन लिमिटेड, ला पाल्मा, तो उसमें भी कुछ ऐसा ही था कि जो रॉक है वो बन के गिरती है एंड देन वो सुनामी कॉज करती है। तो ऐसी चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं, इनको डॉक्यूमेंट भी किया जा रहा है। और ये बेसिकली जो तब्दीली आ रही है ना क्लाइमेट के अंदर, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी जानिब ये रेफर करती हैं। इस पे हम ऑफ एंड ऑन बात करते रहते हैं, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट, हाँ, मुल्क का मौसम ज्यादा जरूरी है, हम उस पर बात कर लें। सर्दी की शिद्दत बरकरार, बलाई इलाके जो है वहाँ पर सर्दी की शिद्दत बरकरार है। हर रोज हम आपको अपडेट कर रहे हैं। स्कर्दू में पारा -7 है, लेह में -9 तक गिर गया, गिलगित में -6, अस्तोर की बात करने वहाँ पर -4, मनफी से ऊपर ही नहीं आ रहा भाई। बलूचिस्तान के बलाई इलाके भी सर्दी की लपेट में है। कोयटा में पारा -4 तक गिर गया, इस्लामाबाद में पारा जो है 0 तक आ गया। अच्छा, कुछ इलाकों में सुना है कि फील लाइक -1-2 तक भी चला गया था। लाहौर में 5 और कराची में 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मोटरवे जो है ना वो बंद कर दिया। मोटरवेज बंद है। मैं मोटरवेज की तफसीलात बता देता हूँ, फिर आप जरा टेम्परेचर भी हमें बता दीजिएगा। इसमें फैसलाबाद है, इसके अलावा दीगर जो इलाके हैं M1 M2 के कुछ इलाके हैं, इनको भी बंद किया गया। और साथ साथ इंपॉर्टेंट और मजे की खबर, सर्दियों की छुट्टियां हो गई हैं। 12 जनवरी तक स्कूल्स बंद रहने वाले हैं पंजाब के अंदर।
आप स्कूल में नहीं है, इतने खुश क्यों हो रहे हैं? मुझे मैं उन बच्चों के साथ इज़हार यकजहती कर रहा हूँ, मैं वो खुशी फील कर रहा हूँ जो मुझे बचपन में होती थी इन छुट्टियों पे। इनको कहते थे हम बड़े दिनों की छुट्टियाँ। बड़े दिनों की छुट्टियाँ अब तो मेरे में दिन पता नहीं बड़े होती हैं। अच्छा बहरहाल ये छुट्टियाँ जो है ना 13 जनवरी को ये स्कूल जो है तो दोबारा से खुलेंगे 30 जनवरी से 30 दिसंबर से ये 13 जनवरी को खुलेंगे दोबारा। अच्छा 20 दिसंबर से जो है ना ये 20 दिसंबर से 13 जनवरी को खुलेंगे। कराची हैदराबाद सखर की बात कर लें यहाँ पर, और सिंध भर में तातीलात 21 से 31 दिसंबर तक होंगी। छुट्टियों का नोटिफिकेशन जो है वो भी जारी कर दिया गया है, और फैसले का इत्तलाक जो है तमाम निजी स्कूलों पर भी होगा और सरकारी स्कूलों पर तो डेफिनेटली होगा ही। तो सर्दियों की छुट्टी हम इसको कहा करते थे, सर्दियों की छुट्टियां कहा करते है ना। आप सुन के ना मुझे भी ना मैं एंजॉय वो टाइम याद आ गया, नॉस्टैल्जिक हो गया। थोड़ी होती है लेकिन बहुत मजे की होती है क्योंकि मौसम बड़ा अच्छा होता है, तो इस मौसम में आप एंजॉय कर सकते हैं। अब आप क्विकली में हमें टेंपरेचर्स बता दें, फिर हम मजीद इस पे इन डिटेल्स और भी कोशिश करते हैं। चलिए जी जबरदस्त। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की। आपको पता है बड़ा ज़रूरी, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है। कम से कम 3 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। लाहौर में भी काफ़ी नीचे आ गया, कम से कम 3 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड। शहर कायद में रहेगा कम से कम 11 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ नहीं बढ़ रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर में कम से कम 4 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड। और आखिर में कोयटा यहाँ पर नेगेटिव में ही जाएगा, कम से कम -4 और ज्यादा से ज्यादा 12 डिग्री सेंटीग्रेड। जी इमरान, -4 एंड देन 12। अच्छा ये बड़ा जबरदस्त है। ये सर्दी और शदीद सर्दी, सर्दी और शदीद सर्दी सिर्फ ऐसे ही है। हमारे साथ इस वक्त जावेद हैं, जरा फैसलाबाद चलते हैं। इसको मैनचेस्टर भी कहा जाता है पाकिस्तान का, फैसलाबाद को। जरा उनसे डिटेल्स लेते हैं क्या है। जावेद थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। कैसा मौसम रहने वाला है फैसलाबाद के अंदर? ठंड बढ़ गई है पाजी? जी हाँ बिल्कुल इमरान, पाकिस्तान भर की तरह फैसलाबाद में भी यख बिस्ता हवाओं के चलने से जो है सर्दी की शिद्दत में खासा इजाफा हो गया है। जैसे ही सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है वैसे ही फैसलाबाद और गिरदोनवाह को जो है वो धुंध ने आड़े ले लिया है। बहुत ज़्यादा धुंध जो है वो फैसलाबाद की शाहराहों पे देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी में काफ़ी ज़्यादा खलल पैदा हो रहा है। अगर बात की जाए फैसलाबाद में आज दर्जा हरारत की, तो महकमा मौसमियात का कहना है कि आज फैसलाबाद का दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और साथ ही साथ शहरियों का ये कहना है कि हम बहुत ज़्यादा दुआ कर रहे हैं कि अब्र रहमत बरस जाए ताकि ये खुश्क सर्दी जो है इससे जान छूटे। शहरी जो है सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए गर्म मलबूसात जो हैं वो ज़ेबतन कर रहे हैं, जिनमें जर्सी है, स्वेटर्स हैं, और उसके अलावा गर्म टोपियाँ हैं, कोट है, हुडीज़ हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सर्दी से बचने के लिए, और साथ ही साथ शहरी जो है सर्दी से बचने के लिए फैसलाबाद में मौजूद मुख्तलिफ मकामात पर टी पॉइंट्स पर कहवा और गर्म गर्म की चाय की चुस्कियाँ लेते भी नज़र आ रहे हैं। जी वाह, जबरदस्त आपने अपडेट कर दिया जावेद हमें फैसलाबाद की सिचुएशन से। वैसे आपके अंदर पंजाबी रूह आ गई थी, है ना, फैसलाबाद का नाम नहीं ओब्वियसली जिससे लगा हम तो, मैं तो चाहता हूँ सारी ज़बानें थोड़ी थोड़ी आए ताकि हम ग्रीट करें उसके अंदर, लोगों को अच्छा लगता है, लोग बहुत ऑन करते हैं। वैसे मुझे मैं सोच रही हूँ कि हमें रोज जो है ना किसी नई ज़बान में वेलकम कर देना चाहिए, कोई ना कोई नई चीज़ सीखते रहना चाहिए। अगर आए तो आती नहीं है ना, मसला ये है। थोड़ी थोड़ी सारी वो गलत बोल देंगे, फिर लोग माइंड करेंगे, अब कहेंगे हमारी ज़बान गलत बोली है। खैर अब आप हमें ना यहाँ से ड्रोन कोड आए फैसलाबाद से मैनचेस्टर पाकिस्तान जिसे कहते हैं, और जाएं अमेरिका लेके चले। अमेरिका में हो ये रहा है कि इस वक्त एक ऐसी रेलगाड़ी के चर्चे हैं जो मुसाफिरों को 1 सदी पीछे ले जाती है। हम टाइम ट्रैवल की बेसिकली बात नहीं कर रहे हैं, हम न्यूयॉर्क की बात करें, जहां पर 1930 के ज़माने की एक रेलगाड़ी को उसकी असली हालत में बहाल किया गया है और दोबारा से मुतारिफ करवा दिया गया है ट्रांसपोर्ट के लिए। इस ट्रेन के अंदर भी उसी दौर के अभी पैडल पंखे भी रखे हुए हैं, इश्तिहारात अभी वैसे ही मौजूद है, दीगर अशिया भी लगाई गई हैं, कोई एसी नहीं है, कोई मॉडर्न चीज़ नहीं है। जो मुसाफिर इसमें जाते हैं वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि हम ना माजी में चले गए, एक तो ये कोई अमेरिका ने बहुत बड़ी बात नहीं की। हमारी बहुत सारी ट्रेनें ऐसी हैं उनमें एसी भी नहीं है, पुरानी हालत में खड़ी पड़ी हैं, जंग पड़ गए उनको, और वो भी ऐसी हालत में। खैर ये ऐसी नहीं है, रनिंग हालत में। इन ट्रेन में जो हमारे मुल्क में जो बेचारी बहुत सारे इंजन, बहुत सारी बोगियां ज़ाया हो जाती हैं, उनमें उसमें फ़र्क ये है कि ये ऐदे कदीम की है और रनिंग कंडीशन में, और ये वाली ऐदे जदीद की है लेकिन चलती नहीं है। हाँ ये चलती नहीं है, लेकिन है हमारे पास भी, इसमें कोई शक नहीं है, हम मुरम्मत नहीं करते ना चीज़ों की। खैर जी अच्छी बात है। एक मुरम्मत कल साइम अयूब ने की साउथ अफ्रीका की। आप सब वेट कर रहे होंगे कि अभी तक हमने क्रिकेट की स्टोरी डिस्कस क्यों नहीं की। हमने कहा जरा आप आंखें खोल लेना, जाग जाएं, अच्छी खबरें ऐसी क्रिकेट में कम आती हैं, जरा आपको जगा के बताते हैं। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया है। रिपीट करूं? अल्हम्दुलिल्लाह, रिपीट करूं? हाँ जी करें। हरा दिया पाकिस्तान ने बड़े जबरदस्त मुकाबले के बाद। लेकिन मुझे लगा पाकिस्तान को मैच पहले जीतना चाहिए था। पाकिस्तान की पोजीशन स्टार्ट में थोड़ी खराब हुई थी, डिटेल्स आपको बताते हैं। ये पहला वनडे था साउथ अफ्रीका पाकिस्तान के दरमियान, 3 विकेटों से पाकिस्तान ने
जीता है। और इसका फैसला बहरहाल आखिरी ओवर की 3 गेंदें पहले हुआ, 3 गेंदें रहती थी और 240 रन का हदफ था, जल्दी लेना चाहिए था हमें, लेकिन 3 विकेटों से जीत गए। लेकिन फिलहाल जीत गए। हाँ, साइम अयूब जो है ना, उन्होंने अच्छा खेला, उनकी इनिंग बहुत अच्छी थी, शानदार सेंचुरी थी। उनसे भी अच्छा सलमान आगा ने खेला। सलमान आगा ने उनसे अच्छा खेला, मैंने क्योंकि देखा नहीं है, लेकिन ये है कि मैं अपडेट जो है ना डेफिनेटली जरूर कर देती हूँ। 82 रन की नाकाबिले शिकस्त, क्यों अच्छा खेला जरा ये बताएं। सलमान आगा ने इसलिए अच्छा खेला कि वो बॉलिंग में बहुत अच्छा रहे, उन्होंने 4 विकेट हासिल की, प्लेयर ऑफ द मैच थे और एंड तक लेके गए। तो पाकिस्तान को बहुत ज़बरदस्त एक ऐसे प्लेयर की ज़रूरत है जो कि आखिर तक लेके जाएं। एंड पे नसीम शाह और सलमान अली आगा जो कि फ्यूचर कैप्टन भी नज़र आते हैं हमें, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली। अब ये 3 मैचों की जो सीरीज़ है, पाकिस्तान को इसमें 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई है। अच्छा, इस मैच का इंटरेस्टिंग पार्ट आपको बताऊं कि पहली 4 विकेटें पाकिस्तान की 60 रन पे गिर गई थी। अच्छा, व्हाइल चेजिंग 40 रन। बाबर आजम वंस अगेन सिर्फ आई बिलीव 23 रन बना सके। को जो झटके देने की आदत है क्रिकेट टीम को, अपने क्रिकेट लवर्स को, तो वो जो है ना उन्होंने, और अब्दुल्ला शफीक 0 पे आउट हुए कल। हाँ, हमारे ये भी बताना जरूरी है ना, 0 पे से 4 गेंदों का सामना किया। साहब जो कल कह रहे थे ना कि फॉर्मेट का बेसिकली मसला है, T20 का हमारा मसला है, वनडे में पहला खेला है और 1-0 की बढ़तरी हासिल करी है। बार जी मुझे लगता है कि कहीं समा आशा वी लूज आर जिसे कहते हैं कि मेंटली आप उस तरीके से कोप अप नहीं कर पाते, जोन आउट तो नहीं हो जाते आपको लगता है, आपको लगता है कि हाँ ये तो साउथ अफ्रीका है, पता नहीं हम जीतेंगे या नहीं, तो वो आप फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, साइकोलॉजिकल एक इम्पैक्ट है और टीम के साथ एक साइकियाट्रिस्ट होना बहुत जरूरी है जो टीम को साइकोलॉजिकली बूस्ट अप करे, गियर अप करे, तो टीम के अंदर वो स्ट्रेंथ तो डेफिनेटली है। खैर, बहुत अच्छी बात है, इट्स अ वेरी गुड। हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स 2-3 आए थे, डॉक्टर नुमान आए थे, मोई शाह साहब आए थे, कुछ बहुत पुरुम्मीद नहीं थे, लेकिन अच्छा सरप्राइज हमें मिला। अल्लाह करे हम इस सीरीज को विन करें इंशाल्लाह। चले जी, आगे बढ़ जाते हैं। एक और क्रिकेटर की ही हमें बात करनी है, उस्मान ख्वाजा, जिनकी आज बर्थडे है। जी हाँ, उस्मान ख्वाजा जो कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का मुनफरिद तोहफा है। ब्रिस्बेन टेस्ट के आखिरी दिन की टिकट फीस जो है उस्मान ख्वाजा फाउंडेशन को देने का ऐलान। 38 साल ऑस्ट्रेलियावी ओपनर हैं, 18 दिसंबर 1986 को ये इस्लामाबाद के अंदर पैदा हुए थे। जी हाँ, पाकिस्तानी नजाद हैं, लेकिन ये खेलते ऑस्ट्रेलिया के लिए हैं। फिर भी हैप्पी बर्थडे। अगर आप पाकिस्तान से खेलते तो और ज्यादा अच्छा होता। हाँ? उस्मान ख्वाजा हैज अ ह्यूज फैन फॉलोइंग, आपको पता है पाकिस्तान में भी। एक तो पाकिस्तानी होने की वजह से, मुस्लिम और अपने नाम की वजह से और अपनी गेम की वजह से भी जबरदस्त स्मैशर हैं भाई। तो हमारी बहुत सारी बेस्ट विशेस है उनके लिए, उनके फ्यूचर के लिए। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट की बात हमने कर ली, इतना ही था। सेलिब्रेशन है, एंजॉय कीजिए जब तक कि सेकंड मैच हो, अल्लाह करे हम ये सीरीज जीतें। अब बात करें कुछ मैच भी तो पड़ा हुआ है, एक और मैच, वो मैच तो एक 5 रोजा होता है ना, ये 5 साला मैच है जो चल रहा है। दैट इज बिटवीन पॉलिटिशियंस, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस गवर्नमेंट, ये कहना चाहिए। जी हाँ, हमारी पीटीआई जो है उन्होंने सिविल नाफरमानी की कॉल को मौखर कर दिया। आपको पता है ना, 15 अगस्त की डेडलाइन दी हुई थी कि अगर मुज़ाकरात नहीं होते, उनके मुतालबात नहीं माने जाते, तो फिर हम सिविल नाफरमानी करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा उन्होंने मौखर कर दिया। अभी हम फरमाबरदार रहे हैं इसका सिविल फरमाबरदार। अलीमा खान जो है उन्होंने कहा कि बानी ने बेगुनाह अफराद की रिहाई समेत 2 मुतालबात पेश किए हैं और अगर माने नहीं जाते हैं तो फिर सिविल नाफरमानी की दोबारा से कॉल देंगे। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात के लिए तजावीज़ भी सामने आ गई है कि भाई अब तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं कर लो हमारे साथ मुज़ाकरात, क्यों नहीं कर रहे? कल वो तलाल चौधरी साहब की बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी, उन्होंने कहा कि ये तो नाफरमानी नहीं कर पा रहे, सिविल नाफरमानी कैसे करेंगे। खैर, कल राना सनाउल्लाह साहब ने मशवरा दिया कि कोई मैसेज तो हमें भेजें। अयाज सादिक साहब के पास जाने का मशवरा भी मिला है तहरीक इंसाफ को। पीटीआई की जो कौमी असम्बली की मुश्तरका कमेटी बनाने की तजवीज़ है, उस पर भी गौर किया जा रहा है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए अगर संजीदा है तो एक मैसेज भेज दें, बाकायदा पैगाम भेजें, फिर हम गौर करेंगे, हम तरीके से आएंगे। और मुज़ाकरात तक उन्होंने कहा जी कि हम कोशिश करेंगे कि अगर बातचीत हो और इससे मामला आगे बढ़े। लेकिन पीटीआई कह रही है कि भाई अब मुज़ाकरात करें, नहीं तो फिर सिविल नाफरमानी आ रही है। वो रुक नहीं, वो कह रहे हमने मौखिर की है, हमने मुलतवी नहीं की। अच्छा, ये जिस तरह से ही बात कर रहे हैं ना, बेसिकली पीपल्स पार्टी के जितने रहनुमाओं से हमने बात की अपने शो के अंदर, नून लीग के जितने रहनुमाओं से बात की, वो कहते हैं कि ये क्या तरीका है मुज़ाकरात करने का, करें जी, नहीं तो हम सिविल नाफरमानी करेंगे। कहते हैं मुज़ाकरात बातचीत अगर आपने करनी है तो वो तरीके के साथ की जाती है। बहरहाल जी, बैरिस्टर गौहर साहब जो है उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के लिए राब्ता करने वाले राब्ता कर लेंगे। शेर अफजल मरवत ने कहा कि हुकूमत अपना बाज़ाब्ता मौक़िफ़ बताए, टीओआर्स पर एस्टैब्लिशमेंट से भी बात हो सकती है। ये अब मुझे लगता है ये ट्रैक अच्छा है पीपल्स पार्टी का। हमें इस वक्त राना एहसान अफजल साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर रहनुमा हैं, उनसे जरा बात करते हैं कि हुकूमत किन खतूत पे सोच। साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। तहरीक इंसाफ बार बार अब अपनी जो दस्तयाबी है वो जाहिर कर रही है और असद कैसर ने तो यहाँ तक भी कहा है इस हवाले से, जो एक स्टेटमेंट हमारे पास है कि जी संजीदा हैं, हम संजीदा हैं, लेकिन अब आप बात करने को तैयार नहीं है। सूरत हाल क्या है मजमूई तौर पर, हुकूमत क्या सोच रही है? कोई रिस्पॉन्स नहीं आया आपकी तरफ से अभी तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, हुकूमत के दरवाजे मुज़ाकरात के लिए हमेशा ओपन होते हैं, लेकिन ये देखें 2-3 चीज़ें हैं जो कि
रुकावट बने हुए। एक तो ये नहीं हो सकता कि आप 26 नवंबर को पाकिस्तान की तारीख का पुरतशद्दुद तरीन एहतजाज करें, जहां आप शहीद करें पुलिस वालों को, रेंजर्स को, 150 से जायद पुलिस वालों को जख्मी करें, 40 से जायद गाड़ियों को राख कर दें, शेल मारें रियासत के ऊपर, और फिर उसके बाद आप गंगा उल्टी बहा दें और कहें कि विक्टिम कार्ड इस्तेमाल करें और एक झूठा प्रोपेगेंडा करें दुनिया भर में कि जो है कोई मैसेकर हुआ है, जबकि ऐसे कोई शवाहिद भी ना आप दे सकें। और उसके बाद आप कहें कि हमारी अब नई शराइत हैं और अगर ये पूरी नहीं हुई तो हम जो है वो सिविल नाफरमानी करेंगे। तो ये चीजें पैरेलल में नहीं चल सकती। फिर दूसरी बात ये कि इनके जो हैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शेख वकास अकरम, उनका बयान है कि हम मुज़ाकरात हुकूमत के साथ करना नहीं चाहते। कोई कहते हैं कि मुज़ाकरात करना चाहते हैं। अभी खान साहब का जब बयान आया, पिछले जो रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया, तो उसमें वो कहते हैं कि जो है वो मेरी बात नहीं सुन रही जमात। तो ये भी मामलात हैं कि इनके साथ अगर बात करें तो क्या ये अहल भी हैं बात करने के लिए, और वो किस हद तक होगी। तो ये सारे वो मामलात हैं। अगर तो कोई कहीं तो नदामत दिखाएं कि जो झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उस पर ही कौम से माफी मांग लें, और सिविल नाफरमानी की कॉल भी अब इनकी फेल हो गई है, डामाडोल हो गई है। 16 को स्टार्ट करनी थी। जिसको झूठा प्रोपेगेंडा आप कह रहे हैं ना, पीटीआई की अगर हम स्टेटमेंट सुने ना उनके रहनुमाओं की, वो कहते हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और 26 नवंबर को कुछ ना कुछ हुआ था। बहरहाल जी, हम क्योंकि मुज़ाकरात की बात करें तो इसी बारे में मैं चाहूँगी कि आप बता दें, आपको लगता है कि मुज़ाकरात शुरू होंगे, कोई इम्कानात हैं? देखिए, गवर्नमेंट जो है वो कभी भी मुज़ाकरात को रद्द नहीं करती, लेकिन एक पुरतशद्दुद की जब एक जमात की तारीख हो और उसके ऊपर वो नदामत ना दिखाए, जिस तरह मैंने पहले कहा, और उसके ऊपर वो प्रोपेगेंडा करे, और फिर दूसरी तरफ जो है वो थ्रेट्स और फर्दर थ्रेट्स हों, तो फिर ये रुकावट बनती है। उसके अलावा तो हुकूमत जो है वो समझती है कि बिल्कुल सियासी जमातों में कंसेंसस भी होना चाहिए है, और चाहे वो अपोजिशन में हो, लेकिन मुल्की मफादात के ऊपर जो है वो एक तरफ बैठना होता है। प्राइम मिनिस्टर की एपेक्स कमेटी के कमेंट्स आप देख लें, फ्लोर ऑफ द हाउस में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने हमेशा इसको कहा है कि मिल बैठ के काम करना चाहिए। लेकिन ये जमात जो है इसके लफाजी, जिसके पीछे जमात नहीं खड़ी, जिसके पीछे जो है वो जमात, और फिर इसका जो अमलन जो किरदार है वो बहुत मुल्क मुखालिफ जो है चीज़ों के ऊपर है और मुल्की मफादात के खिलाफ है। तो ये इस तरीके से तो जो है, अगर आप बयानियां भी ना तब्दील करें और फिर आप धमकियां भी लगाएं तो मुज़ाकरात तो अच्छा, अब ये मामला सिर्फ पीटीआई तक महदूद नहीं है राना एहसान साहब, ये मामला पीपल्स पार्टी तक है। आपके पार्टनर्स हैं, आप उनकी स्ट्रेंथ के ऊपर आपकी गवर्नमेंट स्टैंड कर रही है। काफ़ी नाराज़ नज़र आते हैं, चाहे आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की बात कर लें, सस्ती कुदरती गैस की पैदावार की बात कर लें, या LNG की इंपोर्ट की बात कर लें। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से रिपोर्टेडली उनके तहफ़्फ़ुज़ात की दूरी के लिए कुछ मुज़ाकरात करने की भी बातें हो रही हैं। इस पर ताज़ा तरीन क्या है? पीपल्स पार्टी तो आपके साथ चल रही है, इसके बावजूद ये तहफ़्फ़ुज़ात, ये इख्तलाफात कैसे ख़त्म होंगे? देखिए, बात यह है कि हुकूमत कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम छुपा रहे हैं। जो हकायक हैं हम वो पीपल्स पार्टी के सामने रख देंगे, और अगर मुशावरत से कोई अच्छा फैसला इन मामलात पे हो जाता है तो हमें वो काबिल कबूल होगा। देखिए, हम IMF प्रोग्राम में भी हैं और दीगर और मामलात हैं, तो हम हर जगह हुकूमत अपनी मर्जी नहीं करती, हुकूमत की मजबूरियां भी होती हैं। तो वो सारे हकायक जब हम उनके सामने रखेंगे तो मेरे ख्याल से ये इख्तलाफात दूर हो जाएंगे और कंसेंसस डेवलप हो जाएगा। बहरहाल हम ओपन हैं और हमें बिल्कुल जो है वो लिहाज है पीपल्स पार्टी के सपोर्ट का भी और अहमियत का भी हमें इदराक है, तो हम उनके साथ फुल ताबन करने के लिए तैयार हैं और हम पूरी उम्मीद है कि ये इशू राना साहब, ये नया एक कानून की बात हो रही है, नया डिजिटल ID कानून, इसके बारे में जरा बताइएगा, इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई है? देखिए, ये बेसिकली हर जो पाकिस्तानी है उसकी डिजिटल आइडेंटिटी होनी चाहिए है, और वो जो है उसको मैप भी करना चाहिए है, तो उसको रेगुलेट किया जा रहा है। ये IT की जो वजीर हैं या IT डिपार्टमेंट उस पर आपको तफसीलन बयान कर सकते हैं, लेकिन मुख्तसर यही है कि हर पाकिस्तानी की एक डिजिटल आइडेंटिटी होनी चाहिए है, जिसमें चाहे जो है वो आपकी गाड़ी की खरीदो फरोख्त से जो भी आप खर्च करते हैं या जहां भी आप किसी प्लेटफॉर्म पे होते हैं, तो एक ये सब कुछ एक अम्ब्रेला के अंदर आना चाहिए। उसके अंदर आपके राइट्स भी होते हैं, उन राइट्स का भी दफा होना चाहिए है।
तो ये सारे वो मामलात हैं जो इस बिल के अंदर देखे जाएंगे, लेकिन इसकी तफसील जो है वो आपको कोई IT अच्छा ऐसा लगता है जितना इस खबर को हमने फॉलो किया एक अच्छा इक़दाम है, इसको पॉजिटिव होना चाहिए इसका इम्पैक्ट आने वाले वक्त में। दूसरी जानिब कुछ रिपोर्ट्स हैं कि डिजिटल मवाद जो शेयर होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हुकूमत अपने सियासी इत्तेहादियों के साथ जो पैका कानून है इस पर भी तरमीम कर रही है और उस पर गुफ्तगू शुरू कर दी गई है और ये शायद तरमीमी बिल पार्लियामेंट में भी पेश किया जा सकता है। इस हवाले से कुछ बता पाएंगे आप हमें? देखिए, बात यह है कि डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया या ये जो दुनिया है, डिजिटल जो दुनिया है, इसमें बड़ी तेजी से जिद्दत आती है, इसमें बड़ी तेजी से तब्दीली आती है। तो उसी तरह आपको कानून को भी जो है वो अपडेट करना है। किसी की जो राइट्स हैं उनको मजरू नहीं किया जा रहा। आपके पास इंडिपेंडेंस है इस यानी कि इंटरनेट पे और इन सारी चीजों के ऊपर, लेकिन आप किसी के राइट्स को वायलेट भी नहीं कर सकते। तो चाहे वो खवातीन हो, बच्चे हों, और आपके मुल्क में टेररिज्म भी है तो वो भी इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हैं अपने एजेंडा को बढ़ाने के लिए। तो इन सारे मामलात को मद्देनजर रखते हुए चीज़ों को जो है कानून को अपडेट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो ये एक एक्सरसाइज की जा रही है। पाकिस्तान में बिल्कुल मिस इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो असल जर्नलिज्म है या कोई असल जो खबर है उसको रोका जाएगा। उसको कभी भी नहीं रोका जाएगा, उसके साथ हम खड़े हैं। लेकिन झूठ और प्रोपेगेंडा और जो एक जो कह लें कि जो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ हो, उन चीजों के ऊपर जरूर कंट्रोल होना चाहिए और लोग जो इसके ऊपर जिसके ऊपर इल्जाम ये लगे उनके पास दिफा का राइट भी होना चाहिए। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये तरामीम जो हैं वो जब भी की जाएंगी तो ये वो फंडामेंटल्स होंगे जिनका ख्याल रखा जाए। चलें, आपका मौक़िफ़ हम तक पहुंचा। थैंक यू वेरी मच। राना एहसान अफजल हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए अपनी राय का इजहार कर रहे थे। हुकूमत मुख्तलिफ नुकात पे क्या सोच रही है, कुछ चैलेंजेस इंपॉर्टेंट हैं हुकूमत के लिए, लेकिन देखना यह है कि जो अच्छे मुआशी अशारी हैं क्या ये हुकूमत को उस हीट से बचा सकते हैं जो मुख्तलिफ जमातों से। सिर्फ एक कॉमेंट में ऐड करना चाहूँगी डिजिटल ID कानून के बारे में। उसके लिए मेरे ख्याल से इंटरनेट का होना भी जरूरी है। इंटरनेट का होना अच्छा है। हमारे मुल्क में इंटरनेट होना और इंटरनेट तेज होना, तेज तो खैर बाद में होगा, पहले होगा तो फिर तेज होगा। यू आर राइट। ठीक है, अच्छी बात है। वो आपको क्या शेर पढ़ रही थी 2 दिन पहले फैज का, तुझसे भी दिल फरेब हैं गम रोजगार के, क्या शेर था वो? पहला मिसरा में अक्सर उसका भूल जाता हूं। मुझसे किसी दोस्त ने पूछा कि बहुत मसरूफ हो गई हो, आजकल टाइम नहीं देती, तो मैंने ये उनको फिर बोला कि दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब हैं गम रोजगार के। तो अब हमें शेर क्यों याद आया? ये शेर हमें याद आया पंजाब असेंबली के बेचारे MPS की हालत देख के। पैसे नहीं है उनके पास, पैसे नहीं है उनके पास। मुझे अपना बेचारा महसूस होना शुरू मतलब हम एम्प्लॉइज तो कहते हैं ना तनख्वाह बढ़ जाए अच्छा होगा, बिजली के बिल दे देंगे, किराए भी। पंजाब असेंबली की जो गरीब अरकान है उनकी तनख्वाहों में लाखों रुपए का इजाफा कर दिया गया है और अब अच्छे दिन आने वाले हैं। जितने भी यहाँ हमारे गरीब MPs हैं ना पंजाब असेंबली के, अब अच्छे दिन आएंगे माशाल्लाह। छोटी छोटी गाड़ियों में बेचारे ट्रेवल करते हैं, कुछ तो बाइक पे भी आते हैं मुझे लगता है। कितना इजाफा हुआ है अब ये भी बताना पड़ेगा। 526% उनकी तनख्वाह में इजाफा हुआ है। ये बिल मंजूर कर लिया गया। अच्छा, एक चीज मैंने देखी, जब भी इस तरह की बिल होते हैं तो सब एक हो जाते हैं, ऑपोजिशन, हुकूमत, आजाद अरकान। तो रोला पाई जाओ, विचो विचो कम चलाई जाओ, इस तरह होता है। तो जनाब पहले जो तनख्वाह थी 76,000 रुपए थी, 76,000 रुपए थी, अब ये बढ़कर सिर्फ 4 लाख रुपए हो जाएगी। थोड़ा सा इजाफा हुआ है। जो वुज़रा है उनकी तनख्वाह 1 लाख से बढ़कर माशाल्लाह 9,60,000, ऑलमोस्ट $1 मिलियन उनकी तनख्वाह हो गई है। और इसके अलावा जो स्पीकर साहब है उनकी 1.25 लाख बढ़ी है, 9.5 लाख रुपए हो जाएगी। आप पानी पिए क्योंकि हमारे टैक्सेस से तो जानी है। अच्छा, जो डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह है जो 1,20,000 रुपए से बढ़कर 7.25 लाख, पार्लिमानी सेक्रेटरी की तनख्वाह 83,000 रुपए से बढ़कर 4,51,000 रुपए बढ़ गई है। और एडवाइजर टू वजीर आला जो वो किसी को भी लगा सकती हैं या लगा सकते हैं, उनकी तनख्वाह 1 लाख से बढ़कर 6,65,000 रुपए होगी। यानी कि अगर आपको एडवाइजर लगा दिया कल मरियम साहिबा ने इतलात के ऊपर या किसी मामले के ऊपर, तो डायरेक्टली आप तकरीबन 7 लाख रुपए की नौकरी हासिल हैं, कुछ बनाने पड़ेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वजीर आला की स्पेशल असिस्टेंट की तनख्वाह जो है वो 1 लाख से बढ़कर 6,65,000 रुपए हो जाएगी। एक ऐसे वक्त में जब हुकूमत बार बार कह रही है सब परेशान है, महंगाई की वजह से मुल्क की मईशत नाजुक सूरत हाल से दो चार है और हमें कुर्बानियां भी देनी पड़ेंगी,
आवाम भी बहुत सख्तियाँ बर्दाश्त कर रही हैं। ऐसे में इन तनख्वाहों में इतना गैर मामूली इजाफा जो है, इसके ऊपर सवाल तो बनता है और उस पर सवाल किया जाना चाहिए कि क्या हमारी मईशत इस काबिल है कि ये बोझ बर्दाश्त कर सके। इसके ऊपर हम बात अब इसके ऊपर मैं इससे पहले कि हम अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन पे जाएं, अब एक कानूनसाजी ऐसी करें ना कि अगर आपकी अपनी 526% बढ़ी है तो बाकी लोगों की 26% ही और बढ़ा दें। हम पे भी तो थोड़ा असर हुआ ही होगा, हम भी अंडे टमाटर खरीदते होंगे। ये आप किसको मैसेज दे रहे हैं? हम कोई लोहा तो नहीं खाते यहाँ पे, फिर हमारी भी बढ़ा दें। मतलब सबके लिए है ना ये, फिर सब आवाम की तरफ भी लेकर आए, अपनी 5-5-100% और आवाम के लिए, और वो भी सरकारी मुलाजमीन के लिए 10% या 15%। खैर मैं मजीद इस पे नहीं बोलता। हमारे साथ मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब मौजूद है। कंट्रोल पैसा ना मामला है भाई, टैक्सेस का मामला है। मुजम्मिल साहब से राय लेते हैं। साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आपका क्या टेक है सर इस मामूली 526% तनख्वाहों में इजाफे पर? देखें आपने तस्वीर का एक रुख पेश किया है, दूसरा रुख पेश नहीं किया है। आप ये भी बताएं कि आखिरी दफा पंजाब असेंबली के अरकान की तादाद कब बढ़ी थी, और इस वक्त बलूचिस्तान असेंबली के अरकान की तनख्वाह क्या है, सिंध असेंबली के अरकान की तनख्वाह क्या है, केपी असेंबली के अरकान की तनख्वाह क्या है, और उसके मुवाजने में पंजाब असेंबली के अरकान की तनख्वाह क्या थी। क्या तमाम असेंबलियों के अरकान की तनख्वाह यकसा नहीं होनी चाहिए, या एक असेंबली के रुकन 4 लाख ले रहे हों तो दूसरे 76,000 लें तो मुल्क में 2 निज़ाम चल सकते हैं तनख्वाहों के। अगर कोई 15 साल से 20 साल से पंजाब असेंबली के अरकान की तनख्वाह नहीं बढ़ी थी, जो 20 साल बाद बढ़ी है तो वो भी बता दें कि 20 साल बाद बढ़ी है। सब असेंबलियों ने बढ़ा ली थी, सिर्फ पंजाब पीछे रह गया था। तो इसलिए मेरे ख्याल में तस्वीर के दोनों रुख लोगों के सामने आने चाहिए। हमें ये भी फैसला करना पड़ेगा कि क्या अरकान असेंबली की तनख्वाह होनी भी चाहिए या ये मुफ्त काम करें। इनका ये इलेक्शन लड़के आते हैं, उसके बाद इनको मुफ्त काम करना चाहिए, ना वजीर की कोई तनख्वाह होनी चाहिए या एडवाइज़र की। अब पूरी दुनिया में जहाँ जमहूरी निज़ाम है वहाँ तनख्वाहें तो हैं। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों का एक निज़ाम पूरी दुनिया के जमहूरी निज़ाम में मौजूद है। हम उसको ख़त्म करना चाहते हैं तो उस पर भी बात की जा सकती है कि जी इनकी तनख्वाहें क्यों रखी जाती हैं, इनको मुफ्त काम करना चाहिए। क्योंकि मैं अभी इमरान की गुफ्तगू सुन रहा था, इमरान हसन की, वो जिस तरह इन तनख्वाहों को रेडिक्यूल कर रहे थे, मुझे लगा कि उनकी ख्वाहिश है कि ये सब मुफ्त काम करें और इनको तनख्वाह नहीं मिलनी चाहिए। तो ये सोचने की बात है कि अगर तनख्वाह मिलनी चाहिए तो कितनी मिलनी चाहिए। क्या अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहें एक जज के बराबर होनी चाहिए या एक जज से कम होनी चाहिए? क्योंकि कानून बनाने वाले की तनख्वाह ज्यादा होनी चाहिए या कानून पर अमल करने वाले की तनख्वाह ज्यादा होनी चाहिए? तो जमहूरी निज़ाम के ये सवाल है। इसमें मुजम्मिल साहब फिर ये भी देखना चाहिए कि क्या हर मेंबर प्रोविंशियल असेंबली रोजाना उठकर सुबह 8 घंटे 9 to 5 जॉब करता है? फिर उसके क्रेडिट पे हमें ये भी देखना चाहिए कि कितने बिल हैं जो उसने आज तक टेबल किए हैं, उसके क्रेडिट पे कितनी कानून साजी है। अगर एक जज के ऊपर हम बात करेंगे तो फिर कम से कम हम ये भी डिस्कस करेंगे ना कि वो क्या 9 to 5 काम कर रहे हैं, कितने केसेस का फैसला दिया है। तो क्या जितने भी मेंबर प्रोविंशियल असेंबली हैं कुछ को छोड़कर वो जस्टिफाई करते हैं कि इन सब की तनख्वाहें यक बराबर हों? और अगर किसी दूसरी असेंबली ने सर 4 लाख या 5 लाख अनड्यू या अनवांटेड सैलरी की है तो फिर हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि नहीं उनके बराबर हमने करना है, इसलिए इजाफा ज़रूरी है? देखिए ये तो आपका ख्याल है कि 4 लाख अनवांटेड सैलरी है, और लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक एमपीए जब रुकन पार्लियामेंट बन जाता है तो वो सारा दिन यही काम करता है। उसका काम अपने हल्के के लोगों से राब्ता रखना भी है, वो भी तो उसकी ऑन जॉब ड्यूटी है ना, कि अगर वो अपने लोगों से राब्ता नहीं रखता तो जॉब ही काम ही कर रहा है ना। असेंबली के इजलास में शिरकत करता है तो वो भी काम ही कर रहा है। हमें जमहूरी निज़ाम को इस तरह रेडिक्यूल नहीं करना चाहिए। मतलब आप देखें कि ग्रेड 20 के अफसर की क्या तनख्वाह है, ग्रेड 21 के अफसर की क्या तनख्वाह है, अगर जज की तनख्वाह है, जज फैसला करता है या नहीं करता है, रोज सुबह आता है, सारी तारीखें डाल के वापस चला जाता है तो भी तनख्वाह तो लेता है ना। तो मेरा मतलब है परफॉर्मेंस ऑडिट अगर आप करना चाहते हैं और तनख्वाहों को परफॉर्मेंस से रिलेट करना चाहते हैं तो पूरे मुल्क में उसका निज़ाम होगा कि एक जज जितने फैसले करेगा उतनी तनख्वाह मिल जाएगी। लेकिन अगर मुजम्मिल साहब मैं आपकी बात जी अगर मैं आपकी ये बात मान भी लूं एमपीएस के हवाले से, व्हाट अबाउट द पार्लियामानी सेक्रेटरीज, व्हाट अबाउट द एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर, जो मैं भी लग सकता हूं, आप भी लग सकते हैं, व्हाट अबाउट द असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर्स, उनके पक्ष का मुझसे आपको बेहतर अंदाजा है, आप सीनियर हैं, तो व्हाट अबाउट दोज पक्ष जी कि आप किसी शख्स को उठाएं और उसे कहें कि कम एंड बी एन एडवाइजर। और आपको पता है एडवाइजर कैसे लगते हैं, आपको पीडीएम के अंदर मौजूद सैकड़ों के अंदर या 90s के अंदर एडवाइजर्स याद नहीं है, जब ये पीडीएम की गवर्नमेंट थी तो शहबाज साहब ने जिसके पास कुछ करने को नहीं था उसे एडवाइजर लगा दिया था। इवन हमारे जो मौजूदा गवर्नर पंजाब है ये भी उस वक्त एडवाइजर रहे हैं ओवरसीज के, तो उनको भी फिर आप जस्टिफाई करेंगे 6-8 लाख रुपए हमारे टैक्स के पैसों से?
यकीनन एक हद मुकर्रर होनी चाहिए कि कितने एडवाइजर हो सकते हैं, लेकिन बगैर एडवाइजर के भी तो निज़ाम हुकूमत नहीं चल सकता ना। एक सरबराह हुकूमत को अपना मुशीर रखने की इजाज़त तो होनी चाहिए। पूरी दुनिया में है, कितने मुशीर रख सकता है, ये सवाल पे मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि 90 नहीं हो सकते। और मेरे ख्याल में इस हवाले से कानून साजी मौजूद है और अदालती फैसले भी मौजूद हैं कि पंजाब में आप 5 या 6 से ज्यादा एडवाइजर नहीं रख सकते हैं। फेडरल गवर्नमेंट का मुझे नहीं पता, लेकिन सूबाई हुकूमतों के हवाले से कानून साजी मौजूद है। अब ये कि जी सरबराह हुकूमत किसी को भी लगा सकता है, फिर वो सरबराह सूबा है, उसको किसी की भी मुशावरत की जरूरत है तो वो लगाया जा सकता है। मेरे ख्याल में हमारे यहाँ जो जमहूरी निज़ाम को रेडिक्यूल किया जाता है, मैं उसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगी, जमहूरी निज़ाम की हम बात करें, जमहूरी निज़ाम के अंदर हम जमहूर को क्यों भूल जाते हैं? मुझे लगता है कि इस वक्त जो एक आम मजदूर है उसकी कम से कम तनख्वाह 30 से 40 हज़ार से ज़्यादा नहीं है, और ये जो अपने आप को नुमाइंदे कहते हैं आवाम के, क्या उनको पता है कि इतने कम पैसों के अंदर गुजारा नहीं हो सकता? तो फिर आवाम तो सवाल करेंगे ना कि भाई हमारी तनख्वाह इतनी कम और आपको पता है कि इतने में गुजारा नहीं हो सकता, तो आप इतनी ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। तो आपको नहीं लगता कि सवाल करना बनता है, या तो फिर कम से कम तनख्वाह जो है उसको भी बढ़ाया जाना चाहिए? कम से कम तनख्वाह तो बढ़ी है ना बजट में, और हर बजट में बढ़ती है, ऐसी बात तो नहीं है। और मिनिमम वेज हर बजट में बढ़ती है। जमील साहब, जिस हिसाब से ये वाली तनख्वाह कितने हर, आप ये मुझे बताएं एक सवाल का जवाब कि पंजाब असेंबली के अरकान की तनख्वाहें कितने अरसे बाद बढ़ी हैं? तो आपके सारे सवालों का जवाब इस सवाल के अंदर है कि अगर आपका रिसर्चर अभी आपको ये बता दे कि पंजाब असेंबली के अरकान की आखिरी बार तनख्वाह कब बढ़ी थी और उसके बाद अब बढ़ी है, तो मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने को तैयार हूँ और मैं आपसे मुत्तफिक भी हो जाऊंगा। अच्छा, अगर इस एक सवाल का आपकी बात ठीक है कि बड़े विद द पैसे, मैं पता है हमें मुज़म्मिल साहब, हमें बिल्कुल एतराज नहीं होगा अगर इनकी हर साल सुने ना, आखिरी बार 2008 में बढ़ी हुई नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, बढ़नी चाहिए। अगर हर साल 10% बढ़े ना, मैं ये कह हाँ नहीं, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि पंजाब असेंबली के अरकान की आखिरी बार तनख्वाह अगर 2008 में बढ़ी हो और 8 के बाद 18 और 24 अब 16 साल बाद बढ़ी हो, तो फिर क्या कहेंगे आप? फिर भी सर अगर हर साल हमारी तो हर साल 10% भी नहीं, सुने ना मेरी बात भी सुने ना, वो आपकी बात ठीक है, बढ़नी चाहिए। हर साल 10% भी बढ़ती तो 160% बढ़ती ना सर, 526% तो ना बढ़ती। अब जो एक बेचारा गरीब आदमी है या एक पढ़ा लिखा ग्रेजुएट है, वो बेचारा मेहनत करता है। अब आपने अगर जज की है किसी पुलिस वाले की, किसी सरकारी मुलाजिम की एग्जाम्पल हम ले लें, 30 साल के करियर के बाद सर बेचारा वो 30,000 से शुरू होता है और 1,30,000 पे पहुंचता है, ये आपको भी पता है। और उसके अलावा क्या इन लोगों को सरकारी घर हर MPS को नहीं मिले होते? क्या पंजाब हाउस के पर्क से लोग एंजॉय नहीं करते? क्या फ्लाइट्स के ऊपर डिस्काउंट्स एंजॉय नहीं करते? क्या 2-2, 3-3 पुलिस स्क्वाड के डाले एंजॉय नहीं करते? सर हमें सब पता है सर। अब उसके बावजूद भी अगर 526% बढ़ेगा, जरूर बढ़ाएं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मुनसिफाना तकसीम होना। मैं इमरान आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूं, किसी MPA को सरकारी घर नहीं मिलता। आप बात समझो, MPA को सिर्फ जब वो इजलास के लिए आता है तो उसे ट्रैवलिंग हाउस रेंट भी नहीं मिलता। ये हमारे यहाँ बहुत नहीं, मतलब आप समझे इस तरह उन्हें तनख्वाह, और मैं ये मानता हूं कि तमाम सूबाई असेंबलियों के अरकान की तनख्वाह बराबर होनी चाहिए। आप यहाँ सबकी कम करते हैं या सबकी बराबर करते हैं, जिस तरह सरकारी मुलाजमीन के हवाले से तनख्वाहें यकसा हैं, अरकान असेंबली की तनख्वाहें भी यकसा होनी चाहिए। मैं इस बात का हामी। अच्छा चले, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टेक, बट आई नो कि इनको हाउस अलाउंस भी मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलता है और बहुत ज़्यादा मिलता है खैर PIA, और इसीलिए ये लोग आते जाते इतना ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, ऐसा नहीं है। और फिर हमें नहीं पता प्रोटोकॉल्स का, तो हमें पता है ना, हम रोड पे देखते हैं कितने प्रोटोकॉल्स हैं इन लोगों के। हमारा ये कहना कतई तौर पर नहीं है कि आपकी तनख्वाह ना बढ़े, आप इस महंगाई का शिकार नहीं होते, लेकिन क्या एक गरीब मुल्क के ऊपर जब एक शख्स ऑलरेडी इन बड़े बड़े हमारे गवर्नर हाउसेस को, चीफ मिनिस्टर हाउसेस को हसरत की निगाह से देखता है कि ये इतने बड़े बड़े घर हैं और मेरे पास रहने के लिए कुटियाँ नहीं है, तो क्या ये जस्टिफाइड है कि आप इतनी बड़ी डिफरेंस क्रिएट कर दें उसके और अपने दरमियान? और फिर ये तो सवाल करने की भी इजाजत ना हो, सवाल करने की भी इजाजत ना हो। तो अगर बलोचिस्तान वालों की ज्यादा है, तो अगर अनड्यू ज्यादा है तो उसको भी कम होना चाहिए, हम ये बात करें। खैर, इस वक्त हमारे साथ ऑपोजिशन लीडर हैं, उनसे जरा उनका टेक ले लें पहले। पहले टेक ले लेते हैं, पहले उनका टेक ले लेते हैं, अब ब्रेक ले लेते हैं। चले ब्रेक हम लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ ऑपोजिशन लीडर में ज्वाइन करेंगे, उनसे जरा इस पर बात कर लेते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। हमारे साथ अहमद बशीर साहब मौजूद हैं जो कि अपोजिशन रहनुमा है, अपोजिशन लीडर हैं। उनसे ज़रा बात करते हैं जो तनख्वाहों में इजाफा है, इस पे उनका क्या टेक है। अपोजिशन ने वैसे इसकी मुखालफत की थी इस बिल की। थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें टाइम दिया। ये जो 500% से ज़ायद इजाफा है, हमें तो ये बहुत ही ह्यूज लग रहा है। हमारे जो इससे पहले सीनियर तजियाकार थे उन्होंने कहा कि ये आपका राइट था पंजाब असम्बली के अरकान का, बहुत अरसे से तनख्वाहें बढ़ी नहीं हैं। इतना बड़ा इजाफा कैसे मुमकिन हुआ, आपके ख्याल में ठीक हुआ?
देखिए जी, बात यह है कि ये चूंकि पंजाब असेंबली में जो भी रेजोल्यूशन, जो भी बिल आता है, तो वो अद्दी अक्सरियत पे पास होता है। उसमें ऐसा अपोजिशन का तो रोल यही होता है कि वो उस बिल की मुखालफत करे। तो हमने तो मुखालफत की है उसमें, लेकिन उसमें ये आप नहीं कह सकते कि हम उनको रोक सकते हैं। अब ये तो वही बता सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया या उसकी क्या जरूरत थी, क्योंकि हमने तो उस बिल की उधर मुखालफत की है जी, और उस पर नुक्ता एतराज भी मैंने उठाया, लेकिन चूंकि अद्दी अक्सरियत हुकूमत की है तो उन्होंने बिल पास किया है। तो हम तो ये समझते हैं कि इस टाइम ये बिल नहीं पास होना चाहिए था। महंगाई है, जो मुल्क के हालात हैं, सूबे के हालात हैं, तो कुछ सब्र कर जाते, लेकिन चूंकि अद्दी अक्सरियत है और ये बिल पास हुआ है, तो ये इस्तेकाक होता है टेरी बेंचेस का कि जिनके पास अद्दी अक्सरियत हो। अपोजिशन का काम होता है निशानदेही करना, इतराज करना। वो हमने मलिक साहब, आप ये कह रहे हैं कि एतराज उठाया था इस बिल के ऊपर, तो अपोजिशन के किसी लीडर ने, हम ये कह सकते हैं कि इस बिल के हक में वोट नहीं दिया। दूसरा ये कि क्या ये बताइएगा, इस मौजूदा जो हालात हैं मुआशी निज़ाम की, अगर हम बात कर रहे हैं मुल्क की मईशत की, उसमें ये इक़दाम काबिल कबूल है? इतना बड़ा इजाफा 526% का होना चाहिए था? नहीं, अपोजिशन के तो कोई अरकान नहीं हक में वोट दिया, हमने तो मुखालफत की है जी। देखिए, हमने तो अपोजिशन कैसे दे सकती है इस बिल के हक में कोई वोट अपोजिशन ने नहीं दिया। हमने इसमें मुखालफत की है। और दूसरी बात यह है कि मुल्क के माशी हालात के मुताबिक तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बात यह है कि अगर दूसरी असेंबलियों का मवाजना करें तो वहां से बहुत ज्यादा तनख्वाहें हैं जी। लेकिन फिर भी हमें देखना चाहिए था, पंजाब के हालात को मद्देनजर रखते हुए इस बिल को हमें रिव्यू करना चाहिए था और देखना चाहिए था। हमने फिर इस बिल पे एतराज भी उठाया, लेकिन चूंकि रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत तो वो हुकूमत का इस्तेकाक होता है, तो वो उन्होंने हमें क्लियर भी किया। इसको तो पॉइंट आउट किया जाना चाहिए कि जो मुराद इस वक्त मिल रही है, चले अरकान असम्बली को फिर भी हम समहाउ अगर उनकी सैलरीज को जस्टिफाई कर दें, हमारा ये जो मुशीरान, एडवाइजर्स, असिस्टेंट्स, जिनके क्या कहना चाहिए, जिनको लगाने का सवाबदीदी इख्तियार होता है चीफ मिनिस्टर का, उनकी भी बड़ी पर्क्स हैं। कुछ पर्क्स की डिटेल्स हैं, आप सामने लाएं। उसमें मिनिस्टर्स की कोई तनख्वाहें बड़ी हैं, एडवाइजर्स की बड़ी हैं, और ये चूंकि काफ़ी अरसे से पेंडिंग थी, तो मुझे इस मामले में कोई मालूमात नहीं है कि कितनी कितनी तनख्वाहें हुई हैं। और क्योंकि उसमें परसेंटेज तो है, लेकिन ये जरूर है कि जिसकी तनख्वाह पहले 2 लाख थी या 1.5 लाख थी, उसकी 3 लाख हो गई। टैक्सेस कट के एक MPA को महीने का तकरीबन 2,80,000 रुपया मिलेगा जी। मुराद जो पहले TADA या जो मिलता था वो उसी पे ही है। ये बिल सिर्फ तनख्वाहें बढ़ाई गई है जी। ये बिल जो है ना, इसमें मुराद जो है, आप ये समझ लें कि अगर किसी को पहले कोई पेट्रोल का मिलता था तो वो उतना ही मिलेगा, किसी को पहले कोई डेली जब सेशन होता है मिलता है तो वो कोई जितने पैसे होते हैं, अब एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो ग्रॉस सैलरी है वो बढ़िया, लेकिन नंबर जो आप बता रहे हो हमारे पास बहरहाल ज्यादा है। आप कह रहे हैं कि 2 लाख कटा के मिलेगा तकरीबन, तो ये यहाँ पे अगर 4 लाख है, आई डोंट नो कितना टैक्स है, बट वो शायद ग्रॉस की बात करें कि ग्रॉस की बात करें। अच्छा जी, अरकान असम्बली की अगर हम बात करें ना मलिक साहब, तो बात की जाती है कि जनाब लेजिस्लेशन के लिए या अवामी खिदमत के लिए जो है ना उनको तनख्वाहें मिलेंगी या उन्होंने काम करना होता है। तो अवामी खिदमत का अभी तक कितना काम हुआ है? अवामी मफाद के बिल की बात कर रही हूँ, कितनी लेजिस्लेशन हुई है, इसके बारे में ज़रा बताएंगे। देखिए जी, असेंबली में चूंकि ये असेंबली है फॉर्म 47, हम तो पहले भी ये कहते हैं कि लेजिटिमेट नहीं है ये असेंबली हाउस, मुकम्मल भी नहीं है। तो हमारी तरफ से जो बिल पेश किए जाते हैं, जो जजमेंट मोशन पेश की जाती हैं, जो कॉल अटेंशन नोटिस पेश किए जाते हैं, उनको दरअर्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है। तो मैं नहीं समझता कि कोई असेंबली की मिसाली कारकर्दगी हुकूमती बेंचेस की तरफ से कोई इस किस्म की मिसाली कारकर्दगी 9-10 माह में हुई है। तो मेरा तो यही ख्याल है कि ये पाकिस्तान, पंजाब की ये तारीख तरीन ये दौर जो गुजर रहा है इस वक्त, सिवाय इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे छापे मारने के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रगड़ने के अलावा और इनके पास कोई
भी तरीका नहीं है कि ये कोई अच्छा काम कर सके। हमें ऐसा लगता है मलिक साहब के ओपोजिशन को अगर मुखालिफत करनी है तो वो फिर खुल के करे, धीमी धीमी मुदाखलत है ये, या क्या कहना चाहिए, एतराज है। हमें तनख्वाह बढ़ने पे हल्का फुल्का एतराज है। हाँ, हमें इस पे कोई एतराज नहीं है कि तनख्वाह बढ़े, भी सबकी बढ़नी चाहिए, लेकिन ग्रेजुअल इंक्रीज इज गुड। एकदम से अगर आप बढ़ाएंगे तो फिर लोगों पे अजीब सा। बहरहाल ऑपोजिशन का मौक़िफ़ आ गया हमारे पास, हमने दोनों मौक़िफ़ आपके सामने रख दिए, इंडिपेंडेंट भी एंड ऑपोजिशन का भी। अब एक क्विक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। मौसम तब्दील होता है तो हम मौसम की बात तो करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ मौसम की सौगातें जो होती हैं ना, उनका जिक्र हम कैसे भूल सकते हैं कि कैसे ना किया जाए। हम मुल्तानी सोन हलवे की बात कर रहे हैं, जो कि मेरा बड़ा ही फेवरेट है। अब मौसम तब्दील हुआ है तो उसकी तैयारी में बहुत तेज आ गई वर्ल्ड। अच्छा जी, अपना मुनफरिद जायके की वजह से सोन हलवा जो है ना, वो सर्दियों में इसकी डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब सरदार अली हमारे नुमाइंदे मुल्तान से, उन्होंने इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है, ज़रा देखते हैं। सर्द मौसम की सौगात सोन हलवा मुल्तान की पहचान है। ठंडे मौसम में इसकी तैयारी भी शुरू है, जो कि एक मेहनत तलब काम है। मौसम अब चेंज हो गया है, इस वजह से हमारा पुराना कदीमी सोन हलवा है और लोग लेके जाते हैं, बहुत तोहफे तोहफे लेके जाते हैं लोग यहाँ से और अपने अजीज़ों को। हमारे पास है सादा है, बिदाम वाला, उसका रेट है 1250 है। सिंगल अखरोट है 1250, डबल वाला है 1350, उसके अंदर भी होगा ज़ाफ़रान मिक्स होगा। और एक हमारे पास होता है 3-1, उसकी प्राइस है 1800। और जो एक हमारा गोल्ड है उस पे सोने का वर्क लगा होता है। सोहन हलवे की तैयारी में दूध में नमक डालकर 3 घंटे तक पकाया जाता है, जिसमें देसी घी, खुश्क मेवा जात शामिल किए जाते हैं। सोहन हलवे की तैयारी का आखिरी मरहला इसे पकाकर डब्बों में पैक करने का है। जाहिर है कि मुल्तान की एक सौगात है सोहन हलवा, और बहुत पुरानी, बहुत अरसे से आ रही है। तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है इसका किया जाता है पसंद, और दोस्त अहबाब को भी हम बेचते हैं। मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है और मैं स्पेशल मुल्तान आया लाहौर से अखरोट का हलवा खरीदने, तो अपने रिलेटिव्स के लिए भी लेने आया इधर से। मुल्तानी सोहन हलवा जायके और म्यार में अपनी मिसाल आप है, जो मार्केट में 1200 से 1800 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है, जिसे शहरी न सिर्फ शौक से खाते हैं बल्कि दोस्तों को तोहफे के तौर पर भी भेजते हैं। कैमरामैन साकिब नजीर के साथ सरदार अली खान, हम न्यूज़ मुल्तान। रिपोर्ट आपने देखी। अब एक क्विक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करते हैं। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक वंस अगेन। इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। जैसे कि ब्रेक से पहले हम जिक्र कर रहे थे, एक अहम मेहमान से आपकी मुलाकात करवानी है। हम ऑफ एंड ऑन डिफरेंट किस्म के टैलेंट्स आपके सामने लेकर आते रहते हैं ना। आज एक ऐसे टैलेंटेड फनकार, एक आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आप इनको शायद ना जानते हो क्योंकि हमारा भी बाकायदा तारुफ इनसे आज हो रहा है। जो इनका फोटो है वो बड़ा दिलचस्प है। आपने किस आर्टिस्ट का जिक्र किया था? इंडियन यशराज का जिक्र उन्होंने किया था। एक बड़े मशहूर पार्टी हो रही है, हाँ, उससे वो फेमस हुए और बहुत सारे रीमेक्स और फिर उन्होंने बॉलीवुड के अंदर भी बनाया। तो जॉनरा इनका वो वाला है। हमने जॉनरा इनका जो पिक किया, ये बेसिकली मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स को जो पॉलिटिशियंस की होती है ना, जो याद रखने वाली नहीं होती, उसको याद करवा कर उसका एक रीमेक बनाते हैं, रीमिक्स बनाते हैं, साथ अपनी कोई लिरिकल वैल्यू ऐड करते हैं और एक जबरदस्त सा ट्रैक बनाते हैं। और इनके ट्रैक वायरल हुए हैं। कोई 3-4 ट्रैक्स ऐसे हैं जो दे आर इन मिलियंस नाउ, मिलियंस में चले। अरे वाह। तो हमने सोचा कि भाई वो मिलियंस में जा रहे हैं तो फिर हम उनको बुला ही लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपकी मुलाकात करवाएं उनसे। आप जरा देख लीजिए, एक मैशअप हमने तैयार किया है उनके काम का। हामी राजपूत। इसके बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म? नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया, मेरे पास वो वीडियो है, एक जो था उसकी मैंने शर्ट कैंची तो डर करके पट गई। कैसे? डर करके पट गई। और सारे कमबख्त टिकटॉकर इसी पे लगे थे, बढ़ गया। वड़ना इसको कहते हैं। मैं एक दफा जापान गया, ये 80 की दहाई की बात थी। मैंने देखा कि आवाज आ रही देखिए, ये कॉमें इस तरह बनी थी। मैंने देखा कि मैं बड़ा हैरान सा हुआ। मशीनें चल रही थी, काम हो रहा था।
जी, तो हमजा राजपूत इनका नाम है और इनका ये जो मैशअप मैंने देखा है और आप लोग भी देख रहे हैं उससे तो मुझे लग रहा है कि हमें तो मजा आ रहा है, लेकिन ये खुद कितना एंजॉय कर रहे हैं इसको बनाते हुए। बहुत एंजॉय कर रहे हैं और कितनी अच्छी लाइन हमजा ने पिक की है ना। हम चाहते थे कि हमारे सियासतदानों की ऐसी कोई चीजें इसको एंजॉय करें, पर सब हमने देखना बंद कर दिया था। हमजा वेलकम टू सबसे आगे, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी एनर्जी कहाँ से लेके आ रहे हो भाई आप अपनी परफॉर्मेंस के अंदर, जो खुद अपने ट्रैक चला के परफॉर्म भी कर रहे हो? ये जरूरी है जी, एनर्जी दिखाइए, इसी वजह से वायरल भी हुए, है ना? हाँ जी। तो वो एनर्जी यहाँ पे नजर क्यों नहीं आ रही है? एक्चुअली जल्दी तो नहीं उठा दिया हमने? बहुत जल्दी, ऑफ कोर्स जल्दी उठ गए। हम आर्टिस्ट हैं, हमारा ज्यादातर रात का ही काम होता है। हमने नाइट में क्योंकि सुकून होता है, शोर से बिल्कुल सुकून हो जाता है, फिर हम काम करते हैं। तो अभी तो वाकई जल्दी उठे हुए। बेसिकली यू आर अ म्यूजिक प्रोड्यूसर हमजा। हाँ जी। कब से प्रैक्टिस कर रहे हो? यू आर सो यंग। तकरीबन 4-5 साल से कर रहा हूँ मैं, और इस चीज़ को लेके आगे जा रहे हैं। और ये जो आइडिया था मेरे पास, ये बस एक फ्रेंड ने मुझे दिया आइडिया। उसने बोला कि यार इसको जो है लेके चलते हैं आगे, तो हमने स्टार्ट किया। काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये, ऐसा नहीं है कि आपने एक वीडियो उठाई है और आपने बस सॉफ्टवेयर में डाली है, उसको रिसैम्पल कर दिया और आपके पास एक ऑडियो तैयार हो गया। एक बंदा अगर कोई गा रहा होता है तो उसके तो प्रॉपर वोकल्स और टेम्पो हमारे पास और स्केल होता है। ठीक। अब ये तो एक बात चल रही है, तो एक बात को एक म्यूजिक में कन्वर्ट करना ये बहुत मुश्किल काम होता है। और तो उसके लिए आप क्या करते हैं? आप बैठ के न्यूज़ देखते हैं कि कोई मैं उठाऊं, या फिर जो वायरल ऑलरेडी हुए होते हैं कुछ स्टेटमेंट्स उनको उठाते हैं? जो वायरल होने का वेट करते हैं। क्या वायरल हो? अच्छा, मोस्टली तो मुझे रिकमेंड कर देते हैं लोग खुद ही कमेंट्स में कि यार नेक्स्ट ये वाला काम जाए, ये किया जाए। तो कुछ आइडियाज़ वहाँ से मिल जाते हैं, कुछ अपनी भी रिसर्च है, देखते रहते हैं कि इन चीज़ों को कैसे मुल्क में क्या चल रहा है देखते रहते हैं। तो न्यूज़ भी देखते हैं बिल्कुल। तो फिर जो चीज़ मिल जाती है, लगता है कि यार ये चीज़ इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स में, फिर हम वो कर दें। ज़्यादा कंटेंट कौन दे रहा है आजकल, शहबाज शरीफ साहब या ज़्यादा कंटेंट तो शहबाज शरीफ साहब ही दे रहे हैं और दूसरे जितने भी हैं पॉलिटिशियंस। मेरी बेसिकली ये कोशिश होती है कि कोई ऐसी फनी लाइन मुझे मिल जाए जिसको लोग एंजॉय कर सकें। बेसिकली कोई टारगेट वाला सीन नहीं है कि पर्सनल अटैक। तो मेरे ख्याल में इतना दिल जिगरा होना ही चाहिए सियासत। तो अभी तक सबसे फनी लाइन कौन सी लगी है आपको, जिसको मजा भी आया बनाते हुए? शहबाज शरीफ साहब की है, मंजी थले डांग दी। अपनी मंजी थले डांग फेरे। अपनी मंजी थले डांग फेरे, तो वो काफी ज्यादा वायरल भी हुई वो वाली वीडियो। वो वाली काफी वायरल भी हुई है। अच्छा, हाउ डिड यू पिक दैट वाला वो वाला पार्ट जो था? मुझे ये वाला पार्ट एक अच्छा लगा क्योंकि ये एक लय में भी था, सुर में भी था। देन आई पिक्ड अप, और इसको जब मैंने रिसैम्पल किया तो ये बड़ा मजे का लग रहा था मुझे। लेकिन ये कॉमेडी इस तरह बनी थी, मैंने देखा कि मैं बड़ा हैरान सा हुआ। मशीनें चल रही थी, काम हो रहा था। इस सुर को फिर लेके शहबाज साहब बाकायदा सुर में हैं, आपको पता होगा? जी, मैंने उनको सुना। इज अ वेरी गुड। आपको वो अकेले ना जाना जिन्होंने गाया, वो कभी रिमिक्स करने का ख्याल नहीं आया कि उसके ऊपर म्यूजिक लगा दें? फिलहाल आपके ख्याल में नहीं, ओरिजिनली सिंगर ने ज्यादा अच्छा गाया हुआ है और उन्होंने अच्छा गाया हुआ है। और दूसरा ये कि मुझे मना कर दिया गया अभी। और किसने मना किया आपको? सबसे ज्यादा मना तो फैमिली ने, और फ्रेंड्स वगैरह ने किया, क्योंकि जो आपको पता है इस टाइम जो मामला चल रहे हैं। तो लेकिन मेरा ये पर्सनली कहना है कि यार मतलब मेरी कोई अपनी लाइन नहीं है, ये मेरा कोई अपना नजरिया, अपना तज़िया नहीं है, मैं अपनी कोई बात नहीं कर रहा उन पे। ये उनकी लाइंस हैं, वही उठा के मैं रिमिक्स कर रहा हूँ। आपकी आर्ट पे पाबंदी लगाने की कोशिश हो रही है। नहीं, मेरे ख्याल में आप करते रहें इसमें ऐसी कोई, और हम अपने पॉलिटिशियन से भी ये एक्सपेक्ट करते हैं। वैसे यूजुअली पॉलिटिशियंस बड़े दिल के लोग और वो एंजॉय भी करते हैं। तो हाँ, कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें कोई इतनी कंट्रोवर्सी हो, कोई बात नहीं। इस चीज का इन पर्टिकुलर क्या फ्यूचर है, ये जो आप कर रहे हो रिमिक्सेस का और खासतौर पे फंकी रिमिक्सेस का, या किसी ऐसी इंपॉर्टेंट शख्सियत को उठा के उनकी कोई लाइन को मिक्स करने का, इसका क्या फ्यूचर है यहाँ पे? फ्यूचर तो लोग देख रहे हैं, कुछ भी नहीं है, लोग देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं फिलहाल। तो इसी चीज को लेके हम भी चल रहे हैं। तो आगे बेसिकली जैसे कि मैंने बताया कि मेरा मेन काम ये नहीं है, एंड आई एम वर्किंग विद इंटरनेशनल क्लाइंट्स। तो बेसिकली जो मेरा वैसे हर उस चीज को, जैसे हम व्यूअर्स पहले कहते थे ना, इसका क्या फ्यूचर है, जैसे टिकटॉक्स, ये जैसे वीलॉग्स, उन्हीं का फ्यूचर है भाई। उन्हीं का हाल है। और फ्यूचर तो ये कह रहे हैं इसका नहीं है, मुझे लगता है पीपल वांट टू एंजॉय। अगर कंटेंट किसी भी क्रिटिसिज्म में नहीं जा रहा, कुछ नेगेटिविटी माशरे में नहीं फैला रहा, तो आई थिंक करने में कोई हार्म नहीं है। कुछ भी यूनिक अगर आप कुछ भी यूनिक बताता हूँ, इन्हीं के रिमिक्सेस पे इन्हीं के पार्टी के लोग नीचे आके कमेंट्स करते हैं कि यार हम हैं तो इनके साथ, लेकिन बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, है ना? अच्छी बात है, अच्छे बड़े दिल से अपनी क्रिटिसिज्म को एंजॉय। हाँ, सुनाए ना, कुछ सुनाएंगे आप हमें हल्का फुल्का? साजन प्रीत लगा के दूर दे
मत जाना, बसो हमारी नगरी में, मोहे सुंदर मुख दिखला जा, मोहे सुंदर मुख दिखला जा, हो कदिया मिल सांवल यार वे, हो कदिया मिल सांवल यार वे, मेरे लूलू चीख पुकार दे, मेरे लूलू चीख पुकार दे, कदिया मिल सांवल यार वे। नाइस नाइस। आप अच्छे खासे सिंगर भी हैं आप। हाँ, म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं तो खुद अच्छा ट्रीट कर सकते हैं अपनी आवाज को। म्यूजिक प्रोड्यूसर पहले एक सिंगर ही होता है, हाँ। फिर उसका इंटरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होता है। तो ये कितना, अब वैसे ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है चूंकि आपने जिक्र किया, अब तो जो म्यूजिक प्रोडक्शन है इज मोर ऑफ अ सॉफ्टवेयर थिंग। आपको कंप्यूटर इंजीनियर होना चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होना चाहिए जो म्यूजिक सॉफ्टवेयर उनको चलाने के लिए, वो इतने टेक्निकल हैं यार। उनमें से एक चीज जब आप बीट बना रहे होते हैं, चीजें वो बार स्केल सेट कर रहे होते हैं, तो ये पूरा मुझे लगता है कि ये तो पूरा कोर्स है, पूरी डिग्री है। आपने खुद से सीख लिया ये? खुद से तो नहीं सीखा, मेरे उस्ताद हैं उनसे भी सीखा। कौन है आपके उस्ताद? म्यूजिक प्रोडक्शन जो है मेरे एक उस्ताद हैं अरमान शाह साहब, मैं उनका नाम है, ठीक है। उनसे मैंने म्यूज़िक थ्योरीज वगैरह सीखी हैं। तो सॉफ्टवेयर बेसिकली आजकल मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी के पास जाना पड़ता है सीखने के लिए। आजकल यूट्यूब से बड़ा उस्ताद कोई नहीं है आपके लिए, ठीक है। आप वहाँ से ट्यूटोरियल्स देखें, मुख्तलिफ लोग हैं वहाँ पे। मैं ख़ास करके देखता हूँ जो है अमेरिकन यूट्यूबर्स हैं जो म्यूज़िक सिखाते हैं, तो वो बहुत बेस्ट जो है वो सिखाते हैं। अच्छा, समझ भी आता है? ऑब्वियसली आता है समझ। बेसिकली हमें जो चाहिए होता है हमें वो मिल रहा होता है, हमें वो जो चीज़ें बता रहे होते हैं वो फिर हम साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं। तो बेसिकली जितना भी सीखा है ये सब। तो ये ऑटो ट्यून वगैरह जो है इसने कितना आगे अफेक्ट किया है? ऑटो ट्यून बेसिकली आजकल की ज़रूरत बन गया है। अगर आजकल आप ऑटो ट्यून नहीं लगाएंगे तो आपको लोग सुनेंगे नहीं। हाँ, अगर आप क्लासिकल नहीं गा रहे, क्लासिकल में ऑटो ट्यून की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आप एक हिप हॉप ट्रैक बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप ऑटो ट्यून डालेंगे तो ही हिप हॉप कंप्लीट होगा, वरना आपको। तो हमजा कुछ रैप वगैरह लिखा भी अपना, कोई लाइंस लिखी भी हैं जो हम सुन सकें, कुछ याद है ऐसा? लिखता तो नहीं हूँ मैं। अच्छा। बेसिकली मैंने आपको बताया कि म्यूजिक प्रोडक्शन और फिर गाना थोड़ा बहुत यही है बेसिकली। एक तो विल ट्राई, अगर कोई और ट्रैक हमारे पास हो तो हम वो भी सुनाएं। आप हमें कुछ और हल्का फुल्का गुनगुना दें हमारे लिए, किसी और का जो आपको पसंद हो। दैट्स इन योर माइंड। लफ्ज कितने ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे। नाइस। तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया होगा, तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था, मोहब्बत भी ज़रूरी थी, बिछड़ना भी ज़रूरी था। ज़रूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ुओं का बिखरना भी ज़रूरी था। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था।
अरे वाह वाह, जरूरी, जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच हमजा, अच्छा लगा आपसे मिलके। आपके करियर का भी आगाज है, हमने सोचा कि जरूर आपका तारुफ लोगों से हो, जो लोग कम से कम हमारे तवस्सुत से आपको जाने। आपने रुकना नहीं है, ये काम बहुत अच्छा है। मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज अगर उसको रिलीज ना भी करो यार, अपने लिमिटेड फ्रेंड सर्कल में भेज दिया करो, एक व्हाट्सएप मुझे भी कर देना, जो भी नया रील्स बनाओ, बिकॉज आई लव योर वर्क, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम जाते जाते चाहेंगे एक दफा हमजा का फिर एक ट्यूटोरियल आपको देते चले कि किस टाइप का काम ये कर रहे हैं, वो आप सुनिए। हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस के बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म? नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया, मेरे पास वो वीडियो है, एक जो था उसकी मैंने शर्ट खींची तो डर करके पट गई। कैसे? डर करके पट। सबसे आगे में एक मर्तबा फिर से खुशामदीद। हम चूंकि बहुत ही कुछ क्रिटिकल मौज़ूआत ऑफ एंड ऑन इसलिए लेकर आते हैं कि यूजुअली उन पे बात नहीं होती। हमारी कोशिश होती है कि हम इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए उन मौज़ूआत पे न सिर्फ बात करें बल्कि कुछ ना कुछ नताइज भी निकालें जिससे डेली लाइफ के अंदर हमारी मदद हो। आज हम पेरेंटिंग के हवाले से वंस अगेन बात करें, लेकिन इन स्पेसिफिक आज हम जो वालिद का किरदार है, रोल ऑफ फादर है, इस पे हम इन स्पेसिफिक बात करेंगे। इसकी इंपॉर्टेंस हमेशा से रही है, लेकिन जो वक्त तब्दील हो रहा है, वक्त की तब्दीली हो रही है, वालिदैन मुख्तलिफ मसरूफियात का शिकार हैं, चाहे वालिदा हैं। ज़ाहिर बात है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब्स करते हैं आयशा, और उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों को टाइम देना। उससे हट के भी मुझे लगता है कि वालिद का बहुत ही कलीदी किरदार है बच्चों की तरबियत को लेकर, उनके किरदार को। तो इसी पे हमने कहा आज आप फोकस करें, इस पे बात करें, और इसी सेगमेंट में हमने इससे रेलिवेंट गेस्ट भी बुलाए आपके लिए। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, हम आजकल के ज़माने में देखते हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है ना, तो पहले जो हमें एक फादर सिर्फ एक ही किरदार में नज़र आया करता था, अब क्योंकि माएँ भी जो मदर्स होती हैं वो भी जॉब्स कर रही होती हैं, तो ये वो रोल जो है ना वो दोनों के अंदर बढ़ चुका है। अब ये तब्दीली जो है ये किस तरह से बच्चों के ऊपर असरअंदाज होती है, उनकी तरबियत में कितना इफेक्ट आता है इससे, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोटिवेशनल स्पीकर और कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं यासिर अल्फाज साहब। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं माहिर तालीम हैं फजर राबिया पाशा साहिबा। थैंक यू सो मच फजर, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? ज़बरदस्त, शानदार, प्लेयर हैविंग यू। आप ये एक तो इस मौजू के हवाले से बताइए, आप दोनों चूंकि एजुकेशन से भी आपका ताल्लुक है, एंड ट्रेनिंग एंड ऑल, हाउ यू सी दिस टॉपिक? इज इट इम्पोर्टेंट टू डिस्कस पेरेंटिंग के अंदर फादर का रोल? देखिए इमरान, वेरी राइट सेट, बिल्कुल आज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक ऑन रिलेशनशिप्स, बिकॉज जब हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो जो जेन सी है, जो अल्फ़ा जनरेशन है, इसका जो बहुत बड़ा जो हमें फ्यूचर में और अभी भी एक चैलेंज नज़र आ रहा है, वो पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान एक कम्युनिकेशन गैप है। और उस कम्युनिकेशन गैप की वजह से हम ये देख रहे हैं कि लोनलीनेस बढ़ती जा रही है। मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था और उस रिसर्च में आई कंक्लूडेड कि 90s में जो बच्चे थे उनको पेरेंट्स अवेलेबल थे, वो अपना कैथारसिस करते थे, वो अपने माँ बाप के साथ बैठ के बातचीत करते थे। बट हम 21वीं सदी में देखते हैं कि मटेरियलिस्टिक सेंट्रिक सोसाइटी में पेरेंट्स के पास बच्चों के लिए टाइम नहीं, और बच्चों के पास भी पेरेंट्स के लिए टाइम नहीं, बिकॉज हम डिजिटल इंक्लूसिविटी की वजह से देखते हैं कि हर कोई अपने एक अलहदा आइलैंड में मुकीद है। मतलब अगर एक घर में 4 लोग रह रहे हैं तो मोबाइल के साथ हर कोई इतना इंगेज है कि किसी के पास किसी के पास किसी के लिए कोई टाइम नहीं है। सो दैट्स अ रीज़न कि आप देखेंगे कि हमारे बच्चों में इमोशनल स्टारवेशन बढ़ती जा रही है, बिकॉज आई बिलीव कि किसी इंसान की जो बेसिक नीड्स हैं वो एक मटीरियलिस्टिक नीड्स हैं, एक नॉन मटीरियलिस्टिक नीड्स हैं। नॉन मटीरियलिस्टिक नीड्स में इमोशनल नीड्स आती हैं, और इमोशनल नीड्स का मतलब है कि दुनिया में पैदा होने वाले हर बच्चे को प्यार, मोहब्बत, शफकत और एतमाद चाहिए। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर बाप को हम एक ऐसी फिगर में देखते हैं कि जो एक ट्रांजैक्शनल मशीन है, कि जिसमें बाप ये समझता है कि मैंने अपने बच्चों की मटीरियलिस्टिक नीड्स को पूरा करना है, और माँ पेट्रियार्कल सोसाइटी में इज़ मोर फोकस्ड ऑन हाउस होल्ड्स, कि वो घर के कामों में बिजी है। सो जब आप अपने बच्चे की इमोशनल नीड्स को पूरा नहीं करते तो उसका इमोशनल कप अनफिल्ड रहता है, उसके अंदर इमोशनल स्टारवेशन आती है। एंड दैट्स अ रीज़न कि हम ये देखते हैं कि बच्चों के अंदर लोनलीनेस बढ़ती जा रही है, और उस लोनलीनेस को ओवरकम करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये अंडरस्टैंडिंग भी बड़ा ज़रूरी है। और मैं ये फजर की तरफ लेके आऊँगी सवाल। हमें याद है कि हमने अपने पेरेंट्स को देखा है कि मदर जो है ना वो हाउस होल्ड की रिस्पॉन्सिबल है, जिसका जिक्र कर रहे थे, और फादर जो है ना वो एक ही रोल में कि उन्होंने कमा कर लेकर आना है।
अब अगर हम देखें तो हमें दोनों नज़र आते हैं कि वो दोनों काम भी कर रहे हैं और दोनों घर के अंदर, अगर हस्बैंड अच्छा है तो वो घर के अंदर हाथ भी बटा रहे हैं। तो ये अफेक्ट कितना ज़्यादा करता है बच्चों की तरबियत के ऊपर? इमोशनल सपोर्ट के ऊपर हम आते हैं, लेकिन ये जो चेंज है उनकी तरबियत का, ये कितना अफेक्ट करता है? देखिए थोड़ा सा मैं लेट मी स्टेप बैक लिटिल बिट। कि एक तो अभी हम बात कर रहे हैं कि एक चेंजिंग सोसाइटी हमें नज़र आ रही है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये एक बहुत छोटा सेक्शन ऑफ आर सोसाइटी है जिसके पास ये एक्सेस टू इंटरनेट है। यहाँ जहाँ पे ख़वातीन ने काम करना शुरू कर दिया, यूल सी के रोल्स चेंज होने शुरू हो गए घरों में, और उसका कैसे इम्पैक्ट है और मतलब हम लोग उन चीज़ों को किस तरह डील करें। लेकिन पाकिस्तान में मेजॉरिटी जो आपकी सोसाइटी है वो इससे बहुत दूर है अभी, बहुत दूर है। जो आप समझें कि 75% ऑफ आर पॉपुलेशन इज़ फार अवे फ्रॉम दैट राइट नाउ। और जब वालिद की बात करते हैं, अब हम लोग पेरेंटिंग प्रोग्राम्स रन करते हैं, मैं बच्चों की तालीम पे काम करती हूँ, तो मैं उसको बहुत डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को देखती हूँ। इन द सेंस कि जैसे बच्ची की अगर हम तालीम की बात करते हैं, उस बच्ची की बात करते हैं जो एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखती है जिसके पास कोई एक्सेस नहीं है तालीम का, ऐसी बच्चियों में कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता। अगर उनको तालीम मिल भी जाए तो बाप का रोल सिर्फ उधर ये नहीं होता कि वो प्रोवाइडर है, उसने कमा के देना है, पर एक बहुत स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन वाला रोल भी होता है, उसको देखा जाता है। तो बहुत शदीद आप समझें कि बच्चियों के लिए पर्टिकुलरली वालिद का पॉजिटिव रोल इन पेरेंटिंग। अच्छा, गांव लेवल पे आ जाए। अच्छा, कॉन्फिडेंस की जो आपने बात की, ये कॉन्फिडेंस बाप की तरफ से ही मिल सकता है बच्चों को, या मदर का किरदार भी होता है? स्पेशली मैं बच्चियों की बात करूंगी क्योंकि दोनों का पेरेंटिंग दोनों का काम है। इस चीज़ से तो चाहे वो जिस मर्जी आप टाइम में रह रहे हैं, एरा में रह रहे हैं, कॉन्स्टेंटली टाइम चेंज होता रहता है। और वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कुछ चीज़ें बेसिक्स होती हैं, फाउंडेशन होती हैं एक सोसाइटी की। कल कंप्यूटर है नहीं है, कल रोबोट्स आ जाते हैं कि नहीं आ जाते, कल क्या होता है एआई के साथ, वे सेइंग कि किस तरह चीज़ें। अच्छा, हमने बेसिकली फादर के दो रोल्स देखे हैं ना, हमारे सामने दो किस्म का किरदार है। एक सख्त वाले अब्बा जी, जिनके सामने आप बोल नहीं सकते, जो मेरे ख्याल में हम सब ने, हमारी जनरेशन ने देखे। अब्बू आगे घर में खामोशी हो गई, बोलना नहीं है, उन्होंने जो कह दिया वो कह दिया। और एक आजकल के एज फादर जो रोल जिसकी बात हम एडवोकेसी करते हैं, कैसे होना चाहिए कि यू शुड टॉक टू योर किड्स, आपका इतना कंफर्ट लेवल होना चाहिए। इनमें से ज़्यादा बच्चों के लिए टू बी डिसिप्लिन्ड एंड अ बेटर ह्यूमन एज पर योर स्टडीज़ और रिसर्च, इसमें से ज़्यादा ज़रूरी क्या है? एक बाप का सख्त होना या एक बाप का नर्म या इंतहाई नर्म या फ्रेंडली होना? अच्छा, मैं बात दोनों की करूँगी, माँ बाप की, ठीक है। घर में आपकी जो होती है ना, आपके रूल्स इन प्लेस होने चाहिए, रूल्स इन प्लेस कि आपने बदतमीजी नहीं करनी। मैं मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें ना जो हम लूजली हमें करना चाहिए, जैसे हम टेम्पर लूज चेंज हो रहे हैं एज अ सोसाइटी की। जैसे अच्छा फजर, हमारे साथ एक लाइव कॉलर है, उनको भी हम शामिल कर लेते हैं। बहावलपुर से हैं इरशाद। इरशाद, अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा क्या कहना चाहेंगे? जी वालेकुम सलाम, मेरा नाम दिलशाद मुल्ती है, अरशाद नहीं, सॉरी। अच्छा नाम है आपका, सवाल कीजिए। जी, मेरा सवाल ये है कि आज के दौर में बाप जो फादर है वो तो प्रदेश में रहता है, गरीबी है, गुर्बत है पाकिस्तान में, कोई कराची चला जाता है। जैसे मैं बेसिकल कराची में तो हेयर सलून का काम करता हूँ, मेरी वाइफ होती है पीछे बच्चों को संभालती है। एक बेटे मेरा नाम है, एक दुआ फातिमा, रुबा फातिमा, 2 बच्ची है, वो बेचारी देखती है। वो मुझे क्या करना चाहिए कि मैं अपने बच्चों के साथ रहूं या प्रदेश में कमाऊं? इतना अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। आपको बताते हैं दिलशाद भाई, थैंक यू फॉर योर कॉल, बहुत शुक्रिया। एक जो आप जवाब मुकम्मल कीजिए और फिर इसका भी जवाब दीजिए। अब मैं इसका पहले जवाब दे दूं, मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ मैं, कि मेरी बड़ी बेटी वो 18 साल की है, वो टर्की में इस वक्त पढ़ रही है। तो क्या उसके दूर जाने से हमारा वो रिश्ता या वो मेरा जो रोल एज अ पेरेंट है, स्पेशली एट दैट एज ग्रुप जो बहुत डेलिकेट है, वो कम हो गया? नहीं। आपकी बेटी किस एज में आपसे अलग हुई, पढ़ने के लिए गई? वो अभी सितंबर में गई। तो इसका मतलब एक ज्यादा अरसा तो आपके साथ उन्होंने गुजारा, सो यू हैड एम्पल टाइम कि आप उनको। लेकिन बात वहीं पे आ गई कि आप एज अ पेरेंट जो है, देखिए माँ बाप का रोल, दोनों का रोल होना चाहिए पेरेंटिंग। ये हमारे कल्चरल नॉर्म्स, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, ग्लोबल है कि बाप का एक रोल डिफाइन कर दिया गया कि उसने पैसे कमाने और उसने डिसिप्लिन करना। इसको फजर सेफाइज कर लेते हैं। एक तो चले पहले हम दिलशाद का जो सवाल था कि जो वालिद बच्चों से दूर है और बच्चे छोटे हैं, वो बेचारा क्या करे? उनको एहसास है जिम्मेदारी का, उन्होंने इसलिए कॉल किया, वो क्या करे? देखिए, उस वालिद को आप, क्योंकि नेटवर्क इंटरनेट का ज़माना है, आई थिंक कि बल्कि अब तो ये उस ज़माने में बहुत मुश्किल था जब फ़ोन नहीं होता था, व्हाट्सएप नहीं होता था, वीडियो कॉल्स नहीं होती थी।
अब इस ज़माने में मैं समझती हूँ कि जो टेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं उन्होंने उस चीज़ को थोड़ा सा हमारे लिए बेहतर कर दिया है। आप बच्चों के साथ इंटरेक्शन रखें। जो आपका पहला सवाल था कि रोल क्या होना चाहिए, घर पे देखिए माँ बाप दोनों को, और ये माँ बाप की पार्टनरशिप होती है, माँ बाप की पार्टनरशिप होनी ज़रूरी होती है। माँ बाप को पता होना चाहिए कि आपने क्या अपने रूल्स डिफाइन करने हैं। क्या आप बच्चे को कहेंगे कि अगर आपके बहुत ज़्यादा, अगर आपके पास घर में टैब्स एंड फोन्स का एक्सेस है तो आपका स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए, राइट? आपको पता होना चाहिए। टाइम्स वेयर द स्ट्रिक्टनेस इज रिक्वायर्ड, वहां पे आप करें। मैं जरा यासिर का भी टेक इस पे। यासिर, इन दोनों चीजों के ऊपर दिलशाद का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई हैं घरों से बाहर हैं, मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, मुल्क से बाहर हैं, बच्चे छोटे हैं, उनका क्या रोल बनता है? पहले जरा अच्छा इमरान, टेक्नोलॉजी ले सकती है प्रेजेंस की जगह ले सकती है। इस पे मैं मेरे 2 सेंट्स ये हैं इमरान के, जो एक नया पैराडाइम है ना कि गैजेट्स या डिजिटल इंक्लूसिविटी की वजह से अगर आप के पेरेंट्स आपसे दूर हैं और आप कहीं ना कहीं व्हाट्सएप पे उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, बट आई बिलीव के आई मीन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन जो आपकी अपने बच्चे के साथ इमोशनल बॉन्डिंग है ना, वो होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, मैं फजर की बात को सेकंड करूँगा कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ पेरेंटिंग। अब बहुत बड़ा डायलेमा ये है कि हम बच्चे पैदा कर लेते हैं, लेकिन हमें आइडिया ही नहीं कि हमने अपने बच्चों को होलिस्टिकली रेस कैसे करना है, हमने उनकी फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव और सोशल नीड्स को कैसे पूरा करना है। उसके साथ साथ आपको पहले ये भी देखना चाहिए कि आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो ठीक है या नहीं है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। इसमें मैं थोड़ा सा बात को इस तरह लेके जाऊंगा कि मैं ये समझता हूँ कि हमें होलिस्टिक पेरेंटिंग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और अगर आप घर से दूर हैं, आप अब्रॉड हैं, तो फिर जो मदर है उसका रोल एक सिंगल पेरेंटिंग की सूरत में आता है, और मदर को ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि उसने फादर की कमी को कैसे पूरा करना है। और अगर बाप घर से दूर है तो आप की इमोशनल बॉन्डिंग जो है ना, वो डिपेंड करती है कि आप अपने बच्चे को कितना क्वालिटी टाइम दे रहे हैं, आप उसको कितनी अटेंशन दे रहे हैं, अगर हम आप उसकी बात एक माँ की आसानी के लिए, एक मदर की आसानी के लिए अगर आप इसको फर्दर एक्सप्लेन करें तो ऐसा क्या करें जिससे कुछ हद तक वो जस्टिफाई कर सके? सारी बात है, फादर की जगह तो वो नहीं ले सकती, लेकिन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एक मदर को करनी होंगी? ओके, इसमें इमरान ऐसा है कि जो पेरेंटिंग है ना, इट्स अ साइंस। मतलब जो अर्ली चाइल्डहुड में पेरेंटिंग है वो डिफरेंट है, उसमें पेरेंट्स को बच्चे को बहुत ज़्यादा टाइम देना है, उनको उनकी इमोशनल नीड्स को पूरा करने के लिए उनको हक करना है, अपना फिजिकल लम्स देना है। इससे बच्चे की न्यूरल कनेक्शंस बिल्ड होते हैं, उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। जब हम अर्ली टीन्स में आ जाते हैं या टीनेज में आ जाते हैं तो इसमें मैं कहता हूँ कि 3 A's पे काम करें। अटेंशन दें, आप एप्रिसिएशन दें उनको, और आप अफेक्शन, जो मोहब्बत का एहसास है वो बच्चे को अनकंडीशनल देना है। कि मतलब हमने बच्चे के साथ मोहब्बत को उसके ग्रेड्स के साथ, उसके मार्क्स के साथ, कि ये हमारी बात कितनी सुनता है, हमारी बात कितनी मानता है, हमने इन चीज़ों के साथ लिंक नहीं करना। आपने अपने बच्चे को अनकंडीशनल रिस्पेक्ट, अनकंडीशनल प्यार, मोहब्बत और एतमाद देना है। दूसरा इसमें ना, मैं आयशा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, हम एक पॉइंट को मिस कर रहे हैं, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट कि बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट में जो मियाँ बीवी का आपसी ताल्लुक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उसी तरफ आ रही थी। आई मीन मियाँ बीवी आपस में किस तरह रहते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपने वो साइकोलॉजी की बात की कि कुछ लोग जो है ना, अगर वो पेरेंटिंग की तरफ आना चाह रहे हैं तो दे हैव टू अंडरस्टैंड कि उनकी इमोशनल वेलबींग या मेंटल हेल्थ कैसी है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर इंटीमेट पार्टनर वायलेंस है, आप अपनी बीवी के साथ वायलेंट हैं, आप वर्बल अब्यूज़ कर रहे हैं, फिजिकल अब्यूज़ कर रहे हैं, और बच्चा इन सब चीज़ों को देख रहा है, तो आई बिलीव के वायलेंस ब्रीड्स वायलेंस। इसी चीज़ के ऊपर मैं आना चाहती थी कि हम इसको अगर कंपेयर कर लें वेस्ट की सोसाइटी से, हमने खुद भी जाकर देखा है, स्पेशली हम हॉलीवुड मूवीज़ के अंदर भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देखते हैं कि वो बच्चे के सामने लड़ते नहीं हैं, ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते वो, और सिर्फ ये नहीं कि अपने बच्चों के सामने, किसी और के बच्चों के सामने भी वो इस तरह से बात नहीं करते। तो हम कितना पीछे हैं उनसे। वो अंडरस्टैंड करते हैं कि बच्चा अगर चिड़चिड़ा हो रहा है, बात नहीं मान रहा, या टीनेज बच्चे जो हैं ना वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हुए हुए हैं, तो वो अंडरस्टैंड करते हैं कि उनकी एज इस तरह की है कि वो नखरे दिखाएंगे। इट्स फाइन। तो हमें क्या लर्न करने की ज़रूरत है? में इसमें एक सवाल का जवाब उन पेरेंट्स को मिल जाता है, खासतौर पे वालिद साहब को, जो कहते हैं यार मैंने तो जिंदगी की हर सहूलत इसको दी है, सब कुछ किया, उसके बावजूद ये बदतमीज क्यों है, ये
नाफरमान क्यों है, तो बेसिकली आपके रवैये जो इनडायरेक्टली उनको इफेक्ट कर रहे हैं। वेरी राइट सर इमरान, देखें एज ए सेड अर्लियर कि बच्चे की ना कुछ मटीरियलिस्टिक नीड्स हैं, आपने उसको अच्छे स्कूल में भेज दिया, आपने ब्रांडेड कपड़े ले दिए, इट्स नॉट एनफ, आपको उसको टाइम देना होगा, उसके साथ कम्युनिकेट करना होगा। सर सख्ती कितनी चाहिए, मेरा सवाल इस पे है, बिकॉज हमने उस चीज को देखा है, बर्दाश्त किया है, हमारी जनरेशन ने खास तौर पे। आजकल पेरेंट्स बहुत हद तक मुख्तलिफ हैं भी, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो लीनियंसी है ना वो हर्ट करती है रिलेशन। ओके फाइन, सो क्विकली इसमें हम कोई भी ऐसी स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकते। एज ए सेड के इट डिपेंड्स कि आपको सख्ती कहाँ पे करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपके बच्चे ने कोई बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है तो आई ऑलवेज से कि प्लीज आप इंसल्ट फ्री कोचिंग करें। मतलब एक बाप को ना एक कोच होना चाहिए। मतलब अगर आप उसको ह्यूमिलिएट करते हैं, उसकी तजलील करते हैं, उसकी सेल्फ एस्टीम को डैमेज करते हैं तो उसके अंदर रिबेलियस एटीट्यूड डेवलप होगा। अच्छा वो मजाक में भी समटाइम्स होता है ना, अच्छा गेस्ट के सामने भी बात कर लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे मुआशरे में तो एक मजाक उड़ाना और टीज करने का, पेरेंटिंग भी जो है, पेरेंट्स आपकी क्लोज फैमिली मेंबर्स बहुत ज़्यादा करते हैं। अच्छा इससे बच्चे की पर्सनालिटी पे इतना इम्पैक्ट पड़ता है और उसके फ्यूचर गोल्स, उसकी एस्पिरेशंस और उसका ये कॉन्फिडेंस कि मैं ज़िंदगी में कुछ अचीव कर सकता हूँ कि नहीं, उस पर इतना डैमेज होता है। तो इसलिए ये पेरेंटिंग जहाँ बच्चा गलती करे, और एक चीज़ मैं समझती हूँ कि अंडरस्टैंड करने की और एक्सेप्ट करने की ज़रूरत होती है एज ए पेरेंट, कि आप कहते हैं कि नहीं हर इंसान गलती करता है। क्या हम बड़े हुए हैं इतनी सख्तियों के बावजूद कि हमने गलतियाँ ना की हों? बिल्कुल की, और हर करते हैं। तो आपको सबको सीखने का मौका देना चाहिए। और आप अगर 50 साल के हैं तो अपने 20 साल के बच्चे से एक्सपेक्ट ना करें कि उसका विजडम वो होगा, वो ऐसे बिहेव करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई सो विश कि इस पे मजीद बात, इस पे 30 सेकंड्स कंक्लूड। ओके, इस पे मैं ये कहूँगा कि हम कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, तो अगर आपने अपने बच्चों में कॉन्फिडेंस नर्चर करना है तो आप क्या करें, उनकी इज्जत करें, उनकी बात सुने। और बच्चों की भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, ये बहुत अच्छी बात करें तो आप उनको कोच करें, आप उनको गाइड करें। थैंक यू सो मच यासिर, वक्त देने के लिए। बड़ा अच्छा लगा बात करके, स्पेशली ये टॉपिक जो है बड़ा ज़बरदस्त था। फजर आपका भी बहुत शुक्रिया। आई होप हमारे पास और वक्त होता हम थोड़ी सी और इसके ऊपर बात कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात की जा सकती है। ये टॉपिक ही इतना वसी है। एक ब्रेक ले लेते हैं, क्या ख्याल है? ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, और इस सेगमेंट में हमें बात करनी है एक ऐसे मौजू की, एक ऐसे वाक़े की जो हर कुछ अरसे के बाद होता है, और इसको सुन के ना अब सिर्फ दुख नहीं होता, साथ साथ गुस्सा भी आना शुरू हो जाता है कि आपके सामने जो भी हुआ है वो आपको पता है, लेकिन उसके बावजूद आप फिर ये रास्ता जो है ना वो चूज़ करते हैं। हम बात करें ग्रीस की, जहाँ पर ये कश्ती उलटने का एक और हादसा जो है वो पेश आया है। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक 6 पाकिस्तानी जो हैं उनकी जानें गई हैं, और 30 से ज़ायद ऐसे लापता पाकिस्तानी हैं जिनके बचने की अब उम्मीद जो है वो बहुत कम नजर आ रही है। 47 बचा लिए गए हैं, 47 पाकिस्तानी को बचा भी लिया गया है। ताज़ा तरीन अपडेट आप तक ये पहुँचा रहे हैं। ये वाक़यात क्यों हो रहे हैं और इसकी रोकथाम कैसे मुमकिन है, कानूनी चाराजोई कैसे हो सकती है, और ख़ास तौर पे जो इलीगल स्मगलिंग होती है, ह्यूमन स्मगलिंग, इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। वी हैव वकास अब्रेज हमारे साथ, बैरिस्टर हैं, कानून को समझते हैं, ज़रा उनसे थोड़ी रहनुमाई लेते हैं। वाक़या तो आपके इल्म में है, नया नहीं है, होते रहते हैं। इस वाक़े के पेश नज़र या इसके तनाजुर में आपकी क्या राय है? हमारा कानून क्या कहता है, कैसे इन वाक़यात से बचें? बहुत ही अफसोसनाक है। सबसे पहले मैं कहूँगा कि जुल्म बच्चे जंग रहा है कूचाओ बाजार में, अदल को भी साहिब औलाद होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले इस तरह के वाक़यात की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। मजम्मत के साथ साथ कानूनी तौर पे और आईनी तौर पे इसकी जितनी भी मुरम्मत की जाए वो भी कम है, क्योंकि गुज़िश्ता 2-3 सालों के अंदर हमने देखा कि इस तरह के वाक़यात में कमी होने की बजाय, दर्द होने की बजाय इजाफा ही देखने को मिला है। जहाँ तक कवानीन का ताल्लुक है, तो आज से 250 साल पहले जो कानून बनाया गया पाकिस्तान पिनल कोड में, जो इस वक्त राजुल वक्त क्रिमिनल कानून है, उसके अंदर भी इस हवाले से कानून मौजूद है। फिर उसके बाद 1979 में इमिग्रेंट ऑर्डिनेंस बनाया गया, उसके सेक्शन 17 और 22 के अंदर इम्प्रिजमेंट पर लाइफ तक की सजा मौजूद है। 2018 के अंदर फिर एक कानून बनाया गया, उसके अंदर भी इसकी जो है 24 साल तक की सजा है। बदकिस्मती से ये वो कागज के फूल हैं जिनसे आज तक खुशबू नहीं आई। जब तक आप वो कानून की अमल दरामद नहीं करवाएंगे, इसकी इम्प्लीमेंटेशन को, एनफोर्समेंट को यकीनी नहीं बनाएंगे, ऐसे वाक़यात में कमी नहीं हो सकी। देखें, हमने देखा कि हमारे मौजूदा वक्त में जो FIA का प्रोएक्टिव रोल नजर आया। अगर कोई शख्स सोशल मीडिया पे कोई चीज डालता है जो कि एंटी स्टेट है, एंटी फेडरल गवर्नमेंट है या प्रोविंशियल हुकूमतों के खिलाफ है, तो उसे लेकिन ये इंसानी जो स्मगलिंग का मकरू धंधा करने वाले ये दबीज रकेक अमेज लोग जो इंसानी जानों से खेलते हैं, रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी आर्टिकल 9 वकास, आप क्या समझते हैं?
आप क्या समझते हैं, सिर्फ अमल दरामद इम्प्लीमेंटेशन ना होना ही इसकी वजह है, या फिर कानून साजी इतनी मौसर है हमारे पास कि अगर अमल दरामद होता है तो इसके ऊपर काम किया जा सकता है, रोका जा सकता है इस तरह के वाक़यात को? मजीद कोई कानून साजी क्या करनी पड़ेगी? बिल्कुल कानून साजी करने की जरूरत नहीं है। जितने हमारे मौजूदा कवानीन है जो इन फील्ड है, इंटेक्टेड हैं, अगर उस पर इन्फोर्समेंट को यकीनी बनाया जाए, हर वो शख्स जो ये मकरू धंधा कर रहा है उसको इस चीज का इदराक हो, फहम हो, शऊर हो कि कल अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे उम्र कैद की सजा दी जाएगी और मेरे बच्चे, मेरे घर वाले रुल जाएंगे। वो तमाम लोग जो बड़ी हाई हैंडेडनेस के साथ, दीदा दिलेरी के साथ ऑफेंस को और क्राइम को कमिट करते हैं कि कल जब हमको उठा लिया जाएगा तो हमारी इन्वेस्टिगेशन, हमारी इंटेरोगेशन इतनी क्वालिटेटिव नहीं है, इतनी स्ट्रेंथिव नहीं है कि हमें सजाएं दिलवाई जाए और हाई हैंडेडनेस के साथ दोबारा जुर्म का इर्तिकाब करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एलिमेंट ऑफ डेटरेंस क्रिएट करने की जरूरत है कि आप किसी के लहते जिगर को मौत के घाट उतारने जा रहे हैं, अगर स्टेट किसी की लाइफ को वकास, तो ये बिल्कुल किया जा सकता है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और इस आम मौजू पे हमसे बात की, क्योंकि आपने फॉर एग्जांपल दी जो स्टेट लॉज हैं FIA के साइबर क्राइम के ऊपर, या आप अगर किसी को पकड़ना चाहते हैं तो अगर हम इसे अपनी तरजीह बना लें। रिसेंटली हमने स्मगलिंग पे काम किया है, ऑयल स्मगलिंग पे काम किया हमारे इदारों ने और रोक दिया उसको, तो कर सकते हैं। हुंडी हवाला, हुंडी एक अच्छी एग्जाम्पल है। हमारे साथ इस वक्त रफाकत हुसैन है, एथेंस यूनाइन से हमें ज्वाइन करें, हमारे नुमाइंदे हैं, उनसे ज़रा रिपोर्ट लेते हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं कि क्या है। रफाकत, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। ताज़ा तरीन क्या है इस वाक़े के ऊपर, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि नाज़रीन को हम पहले ही बता चुके हैं कि 9, 10, 11 दिसंबर को लिबिया से गैर कानूनी तौर पर तारकीन वतन को लेकर इटली लेकर जाने वाली 4 से ज़ायद कश्तियों के सबसे बड़े जज़ीरे क्रीति के नज़दीक जो हादसा पेश आ गया था, जिसके नतीजे में सैकड़ों की तादाद में जो कह लें कि तारकीन वतन लापता हो गए थे, उनमें से अभी तक 47 पाकिस्तानियों को बचाया जा चुका है, जिनमें से 46 को एथेंस में मालाकासा कैंप में ले आए हैं और एक जो इंतहाई निगहदाश्त के हस्पताल हाइया में अभी भी दाखिल है। और साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, अभी तक जो 7 जो डेड बॉडीज रिकवर हुई हैं, उनमें से 6 की शनाख्त जो है वो पाकिस्तानी होने के कह लें कि हो गई है। और साथ साथ मैं और बात बताते चलूं कि कोस्ट गार्ड की तरफ से अब किसी के भी जिंदा बच जाने की उम्मीद जो है वो बिल्कुल ही कम पड़ गई है। और उनका कहना है कि चूंकि 72 घंटे से ज़्यादा गुजर चुके हैं और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है और ठंड बहुत ज़्यादा है, इसलिए इनमें से अब किसी के बच जाने की भी जो है उम्मीद वो बहुत कम है। मैं एक बात नाज़रीन को और बताता चलूँ कि ये मुसाफिर जो थे, ये 3 से ज़्यादा जो कश्तियों में सवार थे, इनमें पाकिस्तानियों की तादाद दर्जनों में है, जिनकी अभी तक कोई खैर खबर नहीं मिल सकी। अभी तक खैर खबर नहीं मिल सकी है। रफाकत हुसैन एथेंस से हमें अपडेट कर रहे थे कि ग्रीस की अथॉरिटीज़ जो हैं वो तो काम कर ही रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर पाकिस्तानी हुकूमत और ग्रीस की गवर्नमेंट जो है ना, उनको मिलकर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मसला यहाँ पर रुकने वाला तो नहीं है। सबसे अफसोसनाक खबर ये है कि अब शायद किसी की जिंदा बचने की उम्मीद ना हो। जितने भी खानदान मुतासर हैं उनसे हम इज़हार हमदर्दी इसी नुक्ते के ऊपर प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। दुआ में याद रखेंगे हम उन लोगों को जो मुतासर हैं। कल मिलते हैं।